यार एबीसी कॉलेज है मेरा। तीनों सालों की मार्कशीट मिलेगी। जितनी जल्दी जीतो उतनी जल्दी चले हमारे जल्दी गुड़ में ये ले जाओ जल्दी बोलो जल्दी वो 1 घंटा लगेगा जो दवाई बिठा जल्दी से ऊपर धर लो तसला ऊपर भर को मुड़ी को उठवा दो ऊपर रख लो तसला ओदी भर को उठवा दिया अरे दी भरो एक नहीं आ जाओ भगवान जैसे नहीं भाई कल कल समझ गया यार अभी नहीं है संजू
था मूवी की बात की। हाँ चल रहा है, खुद से ना गेल ये। हेलो। दुनिया नहीं पार जल्दी। तुम्हारे यार तुम पानी नहीं पिया रहा है, जल्दी जलवा दे। चल तुम नहाना। दोनों जा भाई, याद खत्म। 2 बजे तक चले, 2 बजे की चले अपन। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सब सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी आवाज आ रहा है कपिल जी? आवाज आ रही शुरू है? करें। थैंक यू जी। सो मच मिस्टर पटेल साहब। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हम लोग बहुत पहले अपडेट कर चुके हैं कि पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आज आप सबके बीच में एक ऐसे काउंसलर को लेके आ रहा है जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि आप लोग जो सब सपने देखते हो, जो सब आप बनना चाहते हो लाइफ में, आप ऐसे ही किसी इंसान को देखना चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो, उनको फॉलो करना चाहते हो, लेकिन पूरी लाइफ में आप लोग नहीं मिल पाते। तो हमारे बीच में जो हमारे फाउंडर सर डॉक्टर पारसनाथ यादव, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर सर डॉक्टर सूरनाथ यादव, को डायरेक्टर मिस्टर सौरभ यादव एंड डॉक्टर पूजा यादव, प्लस हमारे पहलवान गुरुद्दीन प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रिंसिपल सर तो ये फेसबुक कर दिए डॉक्टर महेश कुमार झा सर, और हमारे सारे जितने भी डिग्निटी कलीग हैं, आप सबके लिए, आप सब स्टूडेंट के लिए, स्पेसिफिकली यूथ के लिए एक ऐसे इंसान से रूबरू करा रहे हैं जिनसे आप अपने करियर को स्ट्रक्चर कर सकते, उसे शेप दे सकते और आप लाइफ में जो चाहे वो कर सकते। तो आप सबके बीच जो हमारे चीफ गेस्ट है अभी कुछ ही मिनटों में, कुछ ही पलों में आ जाएंगे और आपको काउंसिल करेंगे उन सारी चीजों के लिए जो आपके सपने हैं, अपने हैं, जो कभी पूरे नहीं हुए और जो आप लाइफ में करना चाहते। तो जो हमारे चीफ गेस्ट है, जैसा कि आपको पता होगा, वो IRS कमिश्नर ऑफिसर मिस्टर लोकेश कुमार लिलरे, जो कि इस समय अभी भोपाल में है और वहीं से अपनी सर्विसेज दे रहे। प्लस इसके साथ साथ वो आज ही नहीं, इससे पहले कई सालों से जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको काउंसिल कर रहे हैं उनके करियर के लिए कि किस तरीके से आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से उसको शेप दे सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी को मेंटेन कर सकते हैं और आप लाइफ में वो चीज जो आप सोचते हो जो नहीं कर पाते वो आप कर सकते हो। सुनाई दे रहा है ना सर? हाँ आवाज आ रही है। जी आवाज आ रही कपिल जी?
सो गाइस, जैसे अभी आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स कि आप लोग का अभी रिसेंटली 10-12 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और सभी लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हुए। हमारा उत्तर प्रदेश में लगभग 97 to 98% रिजल्ट रहा है। तो अब आप लोग को आगे क्या करना है ये आप लोग नहीं जानते, या जानते भी हो तो आप लोग अक्सर करते क्या हो कि आप लोग ये सोचते हो कि चलो मैं अपने चाचा से पूछ लेता हूँ, अपनी बुआ से पूछ लेता हूँ, अपने मामा से पूछ लेता हूँ कि अब 12th के बाद मैं क्या करूँ। तो वो भी आपको वही बताते, या तो उनका जो लड़का कर रहा होता है, या उनका भांजा कर रहा होता है, या भतीजा कर रहा होता है। लेकिन होता क्या है कि 2-3 साल बाद जब आप कोई भी कोर्स कर लेते तो उसके बाद होता क्या है कि फिर जब आप किसी जॉब के लिए देखते हो या जॉब तलाशते हो तो आपको जॉब नहीं मिलती। तो ना तो फिर वो आपकी बुआ काम आती, ना आपके चाचा काम आते, ना ही आपके मामा काम आते। क्योंकि जो ये समय है, जो आपका जो टाइम है, अगर आपने आज इसे वेस्ट कर दिया तो आप बिलीव करो कि कल समय आपको वेस्ट कर देगा, ये बात आप मान लो। तो इसीलिए आपका समय वेस्ट ना हो, और 12th जो आपका आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, इसके बाद आप जिस तरीके से अपना ग्रेजुएशन और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन और आगे की जो भी तैयारी करते हो, आप अपना करियर यहीं से ही डिजाइन करते हो। वो बहुत ही कम लोग होते हैं कि आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद फिर डिसाइड करो कि अब हमें जाना कहाँ है। तो बेटर आपके लिए ये है कि आप यहाँ से अभी से उन सारी चीजों को देख लो, समझ लो कि आप आगे कौन से कोर्सेज आपको पिक करने हैं, कौन से कोर्सेज पिक नहीं करने। क्योंकि होता क्या है कि आपका सब्जेक्ट इंटरेस्ट पता चला साइंस में हो और आप लोग एलएलबी करने बैठ गए, या पता चला आपका सब्जेक्ट इंटरेस्ट आपका लॉ में हो और आप पता चला बीएससी करने बैठ गए, या फिर आपका सब्जेक्ट इंटरेस्ट मान लो हिस्ट्री में हो तो आपने पता चला बीए में वो सब्जेक्ट ही नहीं लिया कि आगे चल के आप उसमें भी अपनी कुशलता दिखा पाओ। राइट, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके दिलों में, जिनके मन में हमेशा ये शंका होती है कि अब हम लाइफ में क्या करें और कैसे करें। ठीक है, तो इसी के लिए हमने आज ये करियर काउंसलिंग का एक पार्ट रखा है पहलवान गुरुजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सौजन्य से, जिसमें बहुत ही बड़े लोग आपसे कनेक्ट होंगे। प्लस हमने आपको अपने चीफ गेस्ट के बारे में तो इंट्रोड्यूस करा ही दिया, और दूसरी बात मैं आप लोगों के लिए बोलूंगा और एक चीज और मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ऐड करना चाहूंगा। देखिए क्या होता है कि अगर इस लेवल पे at the age of 17 or 18, as you all are intermediate students, maybe passed out, maybe not, then what happens, suppose if we ask a question, a very simple question, what would you like to be in future? अगर हम आपसे पूछे कि आप अपने फ्यूचर में क्या करोगे, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे, आप में से शायद 60 या 70% लोग बोलेंगे कि मैं डीएम बनूंगा, मैं एसडीएम बनूंगा, मैं आईपीएस ऑफिसर बनूंगा, मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, मैं आईआरएस ऑफिसर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन हम लोग ये बात बोल तो देते, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जो ये सब बना हुआ है, क्या आप उनसे कभी लाइव मिले हो कि आखिर वो वहां तक कैसे पहुंचे, उन्होंने ये रास्ता कैसे तय किया? क्योंकि कुछ भी कह देने मात्र से आप बन नहीं जाते। बनने के लिए आपको क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, बस यही सवालों के आंसर आज आपको मिलेंगे। और आप किस तरीके से अपना रास्ता डिजाइन करते हो, किस तरीके से अपने रास्ते पे निकल पड़ते हो और कैसे मंजिल को छू लेते हो, इसके लिए हमारे बीच कुछ क्षणों में, कुछ मिनटों में हमारे चीफ गेस्ट आपको काउंसिल करेंगे, आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे इन्हीं सारी चीजों के बारे में। तो आप लोग बस थोड़ा और वेट करिए, अगले 1-2 मिनट में हमारे जो चीफ गेस्ट है वो हम सबके बीच आ जाएंगे और फिर आप डायरेक्ट उनसे रूबरू हो जाइएगा। ये तो बुखार उतर जाएगा तब देना। अभी तक आप लोग जब 11-12 के एग्जाम दे रहे थे, अभी 10th के भी आपने एग्जाम दिए होंगे। सहभागियों से मिस्टर कपिल कुमार जी, आवाज पहुंच रही हमारी? यस सर, आ रही है सर। हेलो सर, हमारे पहलवान गुरुजी प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रिंसिपल सर आपसे कुछ कहना चाहेंगे। सर प्लीज कंटिन्यू रखिए सर। कुछ मैं सभी प्रतिभागियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि कुछ ही समय पश्चात हम सबके बीच आज के पधारेंगे और हम सबका दिशा निर्देश कार्यक्रम को सफल बनाइए। आप सभी क्रम निवेदन है अपने माइक को, और यदि आपका
कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, आप जो है के माध्यम से अपना मैं सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो हाँ सर, आपकी आवाज हेलो नहीं आ रही थी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी अभी। आप पहुंच रही है आवाज? आ रही सर, आ रही आवाज। तो पटेल जी तक पटेल सर तक आवाज पहुंच रही है? पटेल सर, हेलो। सो आई थिंक हमारे जो प्रिंसिपल सर है उनकी आवाज आप लोगों तक पहुंच नहीं पा रही, और पटेल सर भी शायद लाइन पे नहीं है। तो स्टूडेंट आप सब सुन रहे हैं, और प्रिंसिपल सर भी यही बात कहना चाह रहे थे कि अगले कुछ क्षणों में, अगले कुछ मिनटों में हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो हमारे बीच आ जाएंगे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब आप लोग अपना 10th और 12th यानी बोर्ड का एग्जाम देते हो, या फिर आप अगर 9th या 11th का एग्जाम देते हो, तो उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता। डिफरेंस क्या होता मैं आपको बताता हूँ। आप लोग क्या करते हो, जब आपका 9th या 11th का एग्जाम होता है तो उसके जो एग्जाम होते हैं, उसके जो प्रैक्टिकल होते या कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपको मार्क्स मिलने हैं, जिसमें आपको स्कोरिंग मार्क्स मिलने हैं, उसमें आपके जो होम टीचर्स होते, यानी जो आपके स्कूल के टीचर्स होते हैं, वो आपको लास्ट तक सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल लास्ट तक जहां तक वो कर सकते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल जाएं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप इस बात को? और जब आप अपने बोर्ड का एग्जाम देते हो, यानी जब आप अपने 10th और 12th का एग्जाम देते हो, तो आप बता दो कि आपके ऐसे कौन से टीचर हैं जो आपका सपोर्ट कर पाते वहां पे आपका कोई भी टीचर, चाहे वो आपका कितना खास क्यों ना हो, आप उस टीचर के कितने खास क्यों ना हो, वो आपका कितना भी सपोर्ट कर लें, लेकिन जो एग्जामिनर जिस तरीके से आपने कॉपी जांच करेगा, जिस तरीके से उसका मूल्यांकन करेगा, जिस तरीके से उसका वैल्यूशन करेगा, उसी बिहाफ पे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपकी कहानी होती है 10th और 12th तक की। लेकिन आप लोगों को पता होगा, आप सब भारतीय नागरिक हैं, कि भारत में जो बेरोजगारी है उसकी क्या कंडीशन है, उसकी क्या स्थिति है। कि अगर मान लो आज भी रेलवे में, या आज भी आप कोई सिविल सर्विसेज दे रहे हैं, अगर उसमें 1000 पद निकलते हैं, यानी 1000 पदों की वैकेंसी निकलती है, तो होता क्या है कि हेलो उसके लिए। मिस्टर कपिल कुमार जी। यस सर। मुख्य अतिथि जी उपस्थित हो, मुख्य अतिथि हम सबके बीच उपस्थित हो चुके हैं। ठीक है सर, ओके सर। हेलो। यस सर, मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ सर। तो गाइज मैं अपनी बात बाद में कंप्लीट कर लूंगा। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वी डू हैव अ चीफ गेस्ट विद अस टुडे, एंड ही इज नॉट अ वेरी सिंपल, अ वेरी जनरल मैन, बट you know his dignified personality says everything about him. And as I've already told you, he is IRS commissioner officer Mr. Lokesh Kumar Lilare. So now he is among us. और मैं अब पहलवान गुरुदीन प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रिंसिपल सर से अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उनके बारे में कुछ बताएं, उनके बारे में हमारे स्टूडेंट्स, हमारे पार्टिसिपेंट्स, हमारे एस्पायरेंट को कुछ बोलें।
कपिल जी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज सर। हाँ would like जी to जी, request सबके our बीच principal, sir. हमारे मुख्य अतिथि जी हाँ जी उपस्थित हो चुके हैं। आज पहलवान रूपा कॉलेज ललित को आयोजित इस ऑनलाइन ईयर के लिए श्री लोग आप IR पाल से हैं और आप जो है छूलो आसमान के डायरेक्टर भी हैं। आपका श्रीमान जी हमारे इस पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है जी। और आज हम सब के आपसे हमारे छात्राओं को कुछ जानने को सुनने को मिलेगा था के लिए है वास्तव में है आप ये नहीं आ रही है। I think there is a network issue with him, so we are not able to listen him carefully. So now I am introducing you once again on the behalf of our principal, sir. प्रिंसिपल साहब को बोल दीजिएगा कि अपना माइक बंद कर लें, आपकी आवाज साफ आ रही है मुझे। योर वॉइस इज क्लियर, वेरी क्लियर। जी जी जी, यू कैन कंटिन्यू। यस यस सर, यस सर। प्रिंसिपल साहब उनकी माइक अच्छी आ रही है, जो ग्रीन टी शर्ट दिख रही है मुझे, जो पीछे लिखा हुआ ना सिविल सर्विस। ग्रीन टी शर्ट सिविल सर्विस नहीं, ब्लू टी शर्ट में जो आप बोल रहे हैं, आपका नाम नहीं आ रहा, उसमें वेलकम लिखा आ रहा है। ओके, अपना माइक स्टार्ट करिएगा। गोविंद लोधी सर। हाँ गोविंद जी, अच्छा, आपकी आवाज साफ आ रही है। तो स्टूडेंट्स सर बोलिए सर, बोलिए मिस्टर गोविंद, आप बोलिए सर। छूलो आसमान के डायरेक्टर, छूलो आसमान किसने रोका है, भोपाल के डायरेक्टर माननीय भाई साहब श्री लोकेश कुमार लिलरे जी, इनकम टैक्स कमिश्नर भोपाल, इनका पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज की समिति से के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। जो जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग में सहभाग यही सब के साथ मैं अपनी गाड़ी को खत्म करता हूँ। तो मैं स्टार्ट करूं? यस सर, एवरीबॉडी नोस। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। अच्छा, मुझे अब एक काम करिएगा, केवल एक माइक ऐसा रखिएगा, जब मैं कुछ जवाब पूछूं तो उसका आंसर यस या नो में दे दीजिए, तो मुझे समझ में आएगा कि मेरी आवाज आ रही है। एक और रिक्वेस्ट है कि आप मेरी आवाज तभी आपको सही आएगी जब आप अपना माइक बंद रखेंगे, अपना माइक म्यूट रखेंगे। तो पहली बात है कि म्यूट रखेंगे तो मेरी आवाज ना वो जो जिस प्रकार से गूंज रही है ना, उस प्रकार से गूंजेगी नहीं, वाइब्रेट नहीं होगी, और जिस कारण से हम लोग जो है उसका लाभ ले पाएंगे। चलिए मैं अपनी बातों की शुरुआत करता हूँ। 2-3 चीजें एक साथ मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन खुद दे देता हूँ, और उसके बाद मेरा मानना है कि आप लोग प्रश्न पूछें। एक एक व्यक्ति फ्रंट में आके अपने प्रश्न पूछेगा, उसके आंसर मैं दूंगा तो बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले मैं गुरुदीन कॉलेज के सभी प्रिंसिपल सर, जिनका मेरे पास फोन भी आया था, पूरा स्टाफ और जो भी इस संस्था से जुड़ा हुआ है, उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने एक अच्छी शुरुआत की है। जब कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम है और बच्चों का भविष्य भी आपके सामने है, तो कम से कम इस प्रकार के ऑनलाइन डिस्कशन से हमारा भी समय बचता है, हमें भी ललितपुर तक नहीं आना पड़ता, और आधा से 1 घंटे में हम लोग वो बता पाते हैं जो हम दिन भर खत्म करने के बाद भी नहीं बता पाते थे। दूसरी बात, मेरा ये सेकेंड कार्यक्रम है आपकी संस्था के साथ। इससे पहले मैं व्यक्तिगत रूप से आया था, जब आपके सभी स्टाफ का बड़ा सहयोग मिला था, बच्चों के साथ बड़ा हेल्दी डिस्कशन हुआ था, तो बहुत सारे बच्चे मुझे पहले से जानते भी हैं। तो हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मैंने बस इतना ही पूछा था कि सेशन का उद्देश्य क्या है,
तो जो मेरे स्टेशन का उद्देश्य समझ में आया था, उसमें उन्होंने बोला था कि BA BCom MCom के बच्चे हैं, 10-12 से पास हुए बच्चे भी हैं, और वो अपने कैरियर को लेकर चिंतित रहते हैं। तो कैरियर से संबंध में हमें एक चर्चा करनी है। तो मैं चाहूंगा प्रिंसिपल साहब हो या स्टाफ हो या स्टूडेंट हो, कोई भी मुझसे एक प्रश्न पूछेगा, वहां से मैं शुरुआत करूंगा आंसर की। अवतार सिंह जी को मैं देख रहा हूँ, विजय राय जी को मैं देख रहा हूँ, पारसनाथ यादव जी को मैं देख रहा हूँ, और सौरभ यादव जी को देख रहा हूँ मैं। डायरेक्टर साहब जो है मेरे साथ, आप एक अच्छे कार्यक्रम में रहे और आप ही के कारण ये संस्था बहुत अच्छी चल रही है। चलिए, प्रश्न आ रहा है, मैं प्रश्न को सुन लूं। सौरभ यादव साहब, मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि आप ही इस प्रश्न को आप बोल दीजिए, तो कम से कम मैं उनका आंसर दे पाऊंगा। यस सर। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? मैं हाँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ। इस इवेंट का होस्ट मैं कपिल कचौरिया। सर मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के सवाल हैं जो ऑलरेडी है, क्योंकि सर समटाइम क्या होता है कि सर कनेक्टिविटी नहीं होती, जिसके चलते सर बच्चे नहीं पूछ पाते, या फिर जैसे आपने कहा कि होता क्या है कि वो अपना म्यूट को ध्यान नहीं रखते, तो फिर मल्टी जो वॉइसेस होती है वो कनेक्ट करती, जिसकी वजह से फंबल होता है सर, फ्लॉज आते हैं। चलिए, आप ही मुझे प्रश्न पूछ लीजिए, तो मैं आपके प्रश्नों के आधार पर सबका जवाब दे दूंगा। आप प्रश्न पूछते जाइएगा, मैं आंसर देते जाऊंगा। जी सर, जैसे सर इंटरमीडिएट प्लस कुछ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो ये पूछ रहे थे कि सर जब हम लोग किसी भी सिलेबस को देखते हैं, या हम लोग जब किसी एग्जाम को देखते हैं, वेदर ये सिविल सर्विसेज का हो या बैंक का हो या PO का हो या SSC का हो, तो ऐसा क्यों होता है सर कि लगभग जो भी हम सिलेबस को देखें उससे 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन आउट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हम लोग मेरिट से बाहर हो जाते हैं, या हम लोग स्कोर नहीं कर पाते सर? अच्छा, मुझे एक बार फिर से बताइएगा, नाम क्या है सर? कुछ स्टूडेंट्स का सवाल नहीं, आपका नाम बताइए, क्योंकि मैं आपसे मेरा नाम कपिल है सर। कपिल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कपिल, और मैं इसका आंसर बहुत अच्छे से देना चाहूंगा कि जब कठिन क्वेश्चन आता है तो आपका कहना है कि ये सिलेबस से बाहर आता है और हम मेरिट से बाहर हो जाते हैं। अच्छा, ये मान लीजिए कि 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा इस एग्जाम को लेकर। यस सर। क्या उनमें से किसी स्टूडेंट को मालूम है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा जो सिलेबस के बाहर का पढ़ता होगा? नहीं सर। 1 लाख लोगों में नहीं सर। सभी 1 लाख लोग उसी सिलेबस से पढ़ते हैं। मानते हैं इस बात को? यस सर, यस सर। और क्या सिलेबस से बाहर केवल कुछ 8-10 लोगों, कुछ लोगों के लिए आता है, या सभी के लिए सिलेबस से बाहर आता है? सभी के लिए आता है सर। तो क्वेश्चन तो सभी के लिए बराबर हो गए ना भाई? यस सर। प्रश्न पत्र सबके लिए बराबर हो गए। यस सर। सर स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है सर। यदि मेरे सिलेबस में 1 से 99 तक की गिनती है, इफ माय सिलेबस बिलोंग्स टू 1 to 99, देन 100 मेरे सिलेबस से बाहर है। तो जो भी 1 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, वो सभी ने 1 से लेकर 99 तक की पढ़ाई की है, 100 सभी के लिए बाहर है। तो ये ध्यान रखना, ये एक बहाना है केवल कि साहब बहुत कठिन क्वेश्चन आ गया और सिलेबस के बाहर आ गया, क्योंकि सिलेबस के बाहर वो सभी विद्यार्थियों के लिए आता है जो एग्जाम की तैयारी करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि कोई भी तैयारी करने वाला व्यक्ति सिलेबस से बाहर तैयारी नहीं करता। जो स्मार्ट स्टडी करता है वो कभी भी सिलेबस से बाहर की स्टडी नहीं करता। तीसरी बात, आप ये मान के चलिए, जब भी सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन आते हैं तो कट ऑफ कम जाता है, कट ऑफ बहुत कम जाता है, और जब बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं तो कट ऑफ ऊपर जाता है। तो जो फेल होने वाला स्टूडेंट है वो ये कहता है कि कट ऑफ बढ़ गया इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर बहुत कठिन आ गया इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि कठिन आएगा तो कट ऑफ कम हो जाएगा। तो सिलेबस से बाहर से आना आपकी सफलता या असफलता का घोतक नहीं है। सिलेबस से बाहर आना और आपका असफल होना आपकी कम मेहनत का घोतक है। आपने सही दिशा में सही पढ़ाई नहीं की है, इसीलिए आप फेल हुए हैं। क्योंकि सिलेबस से बाहर आया है वो सबके लिए आया, केवल आपके लिए नहीं आया है। समझाई कपिल? यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच सर। ये केवल बहाना है, और विद्यार्थी जितने जल्दी अपने बहानों से दूर चले जाएंगे उतना अच्छा है। तो आई होप के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये बात समझ आई होगी, जो जूम ऐप के माध्यम से आपको सुन रहे हैं और सुन पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके जवाब आप एक ऐसे इंसान से चाहते हो जो ऑलरेडी वह सेवाएं दे रहा हो, जो ऑलरेडी उन सेवाओं में हो। तो मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये बात समझ आई होगी जिन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन पूछे थे। सर दूसरा सवाल। अच्छा कपिल, एक चीज और, मुझे क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं लोग वो मुझे कमेंट बॉक्स में दिख रहे हैं। बच्चे अगर म्यूट
माइक की प्रॉब्लम के कारण या कनेक्टिविटी के कारण नहीं बोल पा रहे होंगे तो मुझे क्वेश्चन लिख लें, मैं उनका आंसर ऐसे भी दे दूंगा। ठीक है सर, ओके। अगला क्वेश्चन बताइए सर। अगला क्वेश्चन जो मेरे पास ऑफलाइन रिकॉर्ड्स में है मैं पूछ लेता हूँ सर। सर मैं पूछना चाहता हूँ अगला क्वेश्चन है कि यस सर, आप पूछ लीजिए सर। हाँ पूछिए। इस मेरे साथी हैं, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम आगे पीसीएस की तैयारी कैसे करें ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। देखिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, उसमें आपके पास पीसीएस होता है, आईएएस होता है, आपके पास आप सीए कर सकते हैं, एलएलएम कर सकते हैं, उसके बाद आपके पास एमबीए और अन्य एरियाज है, एमबीए एमसीए वगैरह जैसे नए कॉन्सेप्ट आ गए वो भी आपके पास है, या आप प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं, सबका एग्जाम दे सकते हैं। आपने पूछा पीसीएस की तैयारी कैसे करें। देखिए, पीसीएस की तैयारी जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करना है, वैसे तो मैं हमेशा कहता हूं कि पीसीएस की तैयारी 12th के बाद से ही चालू कर देना चाहिए, आईएएस और पीसीएस की तैयारी। चलिए कोई बात नहीं, अब नहीं की है, अब ग्रेजुएशन हो गया है, उसके बाद तैयारी करना है, तो हमारा क्या आधार होगा। ग्रेजुएशन के बाद हमारा सबसे पहला आधार है कि हम सबसे पहले सिलेबस देखें कि जिसकी आप तैयारी करना चाहते हैं, चाहे पीसीएस हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, रामबाण सिलेबस। सबसे पहले आप सिलेबस का अध्ययन करें। जैसा आपने सिलेबस देखा, फिर आप मार्केट में जाएं और सिलेबस के अनुसार, सिलेबस के साथ साथ पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर लेकर आए। सिलेबस देखिए सबसे पहले, उसके बाद 10 साल के क्वेश्चन पेपर देखिए। सिलेबस और 10 साल के क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आप बुक्स लेके आइए मार्केट से। और ये ध्यान रखिए, पीसीएस की तैयारी करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी बुक बताते हैं। मेरा वीडियो भी है, अब आप छू लो आसमान किसने रोका है ऑनलाइन वीडियो देखने जाएंगे तो मैंने बताया है कि पीसीएस और आईएएस के लिए बुक्स कौन कौन सी लेनी है। सबसे पहली बुक जनरल नॉलेज की बुक, जनरल स्टडीज की बुक। एक जनरल स्टडीज में कौन सी बुक होगी, हमको 2 पुस्तकें पढ़ना जनरल स्टडीज में। एक है एनसीईआरटी, 10वीं से लेकर 12वीं तक की वे जनरल स्टडीज जो सिविल सर्विस के सिलेबस में है। पहली बात, वो एनसीईआरटी की बुक जो सिविल सर्विस के सिलेबस में लिख लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, मार्केट में बहुत सारी जनरल स्टडीज की बुक है, सामान्य ज्ञान की बुक है, उसमें टाटा मैकग्रा लक्ष्मीकांत की बुक है, मोटी वाली, यूनिक की बुक है, उपकार की बुक है, स्पेक्ट्रम की बुक है। इस प्रकार की 4 एक बहुत मोटी बल की बुक है। वो मोटी बल की बुक को लेना है, उसमें सभी प्रकार के सब्जेक्ट शामिल हैं आपके, उसमें इतिहास, उसमें ज्योग्राफी, उसमें पॉलिटी यानी संविधान, उसमें इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था, उसमें हिस्ट्री यानी इतिहास, उसमें साइंस विज्ञान, उसमें प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी, सभी चीजें एक ही बुक में, मोटी सी बुक मिलेगी आपको। कोई भी ब्रांड की लीजिए, 5 में से। आप पतली बुक मत लीजिएगा, क्योंकि हम लोग शॉर्टकट के लिए पतली बुक लेते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि मोटी बुक क्यों लेना है। आपका मानना है कि कंपटीशन खतरनाक है और पीएससी या आईएएस कलेक्टर बनना या एसडीएम बनना आसान बात तो नहीं है। अगर आसान बात होती तो सभी बन जाते। इसीलिए आपको अच्छी बुक को पढ़ना है। पहले एनसीईआरटी 6 से 12 तक सिलेबस देखते हुए, उसके बाद एक जनरल स्टडीज की बड़ी बुक जो मैंने नाम बताई। इसके साथ मंथ में एक बुक आती है करंट अफेयर्स की, वो आपका प्रतियोगिता दर्पण भी हो सकती है, आपका क्रॉनिकल भी हो सकती है, आपका सिविल सर्विस टाइम्स भी हो सकती है। इस प्रकार से मार्केट में बुक्स आती हैं, वो कोई भी एक बुक यूज करना है। और चौथी बुक आती है आपको लेना, आपको पेपर, न्यूज़पेपर। हर दिन न्यूज़पेपर का अध्ययन करना है। न्यूज़पेपर में क्या अध्ययन करना है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो उसको बारीकी से मालूम हो जाएगा कि आपको नोट कैसे बनाने हैं, आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ने हैं। तो न्यूज़पेपर में 5 चीजें पढ़नी है। आपकी राष्ट्रीय घटनाएं, आपकी अर्थव्यवस्था की घटनाएं, आपकी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, आपकी खेल घटनाएं और आपकी प्रादेशिक घटनाएं। ये 5 घटनाओं को आपको बारीकी से पढ़ना है न्यूज़पेपर में। और यदि जिस स्टेट का आप पीसीएस देना चाहते हैं, उस स्टेट का, जिस स्टेट का आप पीसीएस देना चाहते हैं, उस स्टेट का जनरल नॉलेज, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का पीसीएस देना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश की एक जनरल स्टडीज की बुक हो जाएगी, सामान्य ज्ञान की, कि उत्तर प्रदेश में नदियां कौन सी हैं, उत्तर प्रदेश में पहाड़ कौन से हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार कैसी चल रही है, उत्तर प्रदेश की योजनाएं क्या हैं, वो पूरा उत्तर प्रदेश का डाटा रहता है। मध्य प्रदेश देना, मध्य प्रदेश का, उसी प्रकार राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, इसी प्रकार की सब चीजें अलग अलग स्टेट की आती हैं। देखिए 2 प्रकार की एग्जाम होती है सिविल सर्विस की, एक पीसीएस की, एक आईएएस की। तो मैंने क्या बताया, आईएएस की एग्जाम देना है और पीसीएस की एग्जाम देना है तो पहली बात सिलेबस,
10 साल के क्वेश्चन पेपर, एनसीईआरटी की बुक, जनरल स्टडीज की बुक, करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन, पेपर, न्यूज़पेपर, और जब ये धीरे धीरे पढ़ना चालू कर दें तो उनके आंसर, क्वेश्चन आंसर। होता क्या है, हमने पूरा पढ़ा और क्वेश्चन कुछ और पूछ लिया। मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैंने मान लीजिए आपसे ये पूछा कि महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी क्या है। महाराष्ट्र की राजधानी सबको मालूम है, मुंबई है। जब हम क्वेश्चन लगाते हैं तो कभी कभी शीतकालीन नहीं पढ़ पाते और महाराष्ट्र की राजधानी में हम मुंबई लगा देते हैं, जबकि शीतकालीन राजधानी क्या है, नागपुर है। जब हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हैं तो हमसे छोटी मोटी गलतियां कम होती है और हम विषय को समझ जाते हैं कि विषय से प्रश्न कैसे आते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न था कि आउट ऑफ द कोर्स आता है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आउट ऑफ द कोर्स क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, क्वेश्चन के अंदर से आता है। कभी भी आउट ऑफ द कोर्स भी नहीं आता, रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आपको जो सिलेबस में दिया हुआ है, कृपया म्यूट कर दीजिएगा, अन्यथा मेरी आवाज दूसरों को नहीं जाएगी। तो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी जो सिलेबस में दिया है, आपकी बुक में दिया है, मान लीजिए उन्होंने लिखा कि पर्यावरण सिलेबस में दिया है, लेकिन हो सकता है कि 1 महीने पहले कोई पर्यावरण पे सम्मेलन हुआ हो, उस सम्मेलन से चीजें पूछ लिया जो आपकी बुक में नहीं होती लेकिन करंट अफेयर्स की बुक में होती है। इसीलिए आपको इन चीजों का अध्ययन करना है। मेरा मानना है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। जो नई तैयारी करना चाहता, सबसे पहले कल जाके आज ही जाके सिलेबस ले, 10 साल के प्रश्न पत्र ले, एनसीईआरटी की बुक ले, सिलेबस को देखते हुए जनरल स्टडीज की बुक ले। यदि आप स्टेट की एग्जाम देना चाहते हो तो उस स्टेट की जनरल स्टडीज की बुक ले, और इन सबको साथ करंट अफेयर्स की बुक ले, और साथ साथ आप क्वेश्चन बैंक करना चालू करें। आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। मेरे ख्याल से और कुछ पूछना हो तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। यस सर, एक सवाल था जी सर, जैसे हम बीटेक कर रहे हैं और सब्जेक्ट क्या हो, तो सब्जेक्ट का चॉइस कैसे किया जा सकता है? देखिए, आप बीटेक कर रहे हैं, सब्जेक्ट का चॉइस कैसे करना है, एक सामान्य क्वेश्चन होता है। मेरा मानना रहता है जो 10वीं के पहले जब तैयारी करते हैं ना लोग, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि आप क्या सब्जेक्ट लेंगे उसी के अनुसार आप 12th की तैयारी करिए। नहीं, और ऑनलाइन कृपया म्यूट कर दीजिएगा सबको, कृपया सबको म्यूट कर दीजिएगा। यस सर, कर दिया सर। कैरियर काउंसलिंग। देखिए क्या होता है कि 12th के बाद ही मैं अक्सर कहता हूं कि आपको सिविल सर्विस अगर करना हो तो आपको वैसा सब्जेक्ट का चयन करना है जो सिविल सर्विस में आप लेने वाले हैं। लेकिन 12th में एक बात और कहता हूं, यदि आप कंफ्यूज हैं अभी भी कि सिविल सर्विस में सब्जेक्ट क्या लें 12th के बाद भी, तो मैं कहता हूं कि आप इंजीनियरिंग कर लीजिए या डॉक्टरी कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? क्योंकि इंजीनियर और डॉक्टर को मजबूरी भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इंजीनियर करने वाला आदमी मैथ्स पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है, और मैथ्स और इंग्लिश का महत्व सिविल सर्विस में बहुत अधिक है। तो ये आपने अच्छी बात की है कि आपने सबसे पहले बीटेक कर लिया है, तो आपकी इंग्लिश और मैथ्स और साइंस, जो सामान्यतः जो विधि का जो अपना आर्ट का छात्र होता है, जो कमजोर होता है, उस पार्ट को आपने कवर कर लिया है। साइंस का पढ़ने वाला बच्चा लंबा पढ़ता है, मेहनत करता है, तो मेहनत करने की आदत उसको पड़ जाती है। कॉमन चीज, मतलब मैं अलग नहीं कह रहा हूँ, मैं कभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्ट का विद्यार्थी नहीं करता। पहली बात तो मैंने बोल ही दिया हूँ कि यदि उसे 12th के बाद अगर वो सब्जेक्ट लेगा, अगर वो इतिहास कहता है तो मैं कहता हूँ बीए कर लो इतिहास से, ताकि तुम्हारा इतिहास तैयार हो जाएगा। लेकिन कंफ्यूज है तो बीटेक कर लेगा, बीटेक से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इंग्लिश तैयार हो जाएगा, गणित तैयार हो जाएगा, पढ़ने की आदत बन जाएगी। अब बीटेक कर दिया, अब सब्जेक्ट का चयन नहीं हो रहा है, तो ये ध्यान रखिए, साइंस के सब्जेक्ट तभी लेना है आपको जब आप बहुत कंफर्टेबल हो, मैथ्स में बहुत कंफर्टेबल हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायो में बहुत कंफर्टेबल हो। यदि आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लेना है, जैसे दर्शन शास्त्र। अगर आप हिंदी के छात्र हैं तो दर्शन शास्त्र, हिंदी साहित्य जैसे मैं प्रश्न बोलता हूँ, और भूगोल और लोक प्रशासन। यदि आप इंग्लिश के छात्र हैं तो आप समाज शास्त्र ले सकते हैं, आप भूगोल ले सकते हैं, आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, आप फिलॉसफी भी ले सकते हैं, आप अन्य सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अब प्री में जो एक पेपर आ रहे हैं उसमें जनरल स्टडीज बहुत महत्वपूर्ण है। सब्जेक्ट मेंस में काम आता है,
तो मेंस में आप उसी सब्जेक्ट को लीजिए जिस और लगातार आप लिखने का प्रयास करिए। आपको जो मेंस में सब्जेक्ट लेना है उसका अभी से लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि लिखने से ही आंसर मिलता है। फिर मैं बोल रहा हूँ, नॉलेज और नंबर लाने में अंतर होता है। नॉलेज होने से आपको लिखने बन जाएगा जरूरी नहीं, तो पढ़ने के साथ साथ आंसर राइटिंग की प्रयास चालू करिए। तो मेरा मानना है कि बीटेक लेने के बाद भी कोई समस्या नहीं है। यदि आप साइंस के सब्जेक्ट नहीं ले सकते तो आप ज्योग्राफी लीजिए। पहली बात, ज्योग्राफी का साइंस से क्लोज रिलेशन है। अगर आप वो नहीं लेना चाहते, आप लोक प्रशासन लीजिए, समाजशास्त्र लीजिए, दर्शन शास्त्र लीजिए, ये भी आपके लिए अच्छा सब्जेक्ट है। अगला क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे मुझे नमस्कार कर रहे हैं, मैं उन सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि जो बात अभी सर ने कही है वो आप सबको भली बात ही अच्छे से समझ आ गई होगी। कपिल, सर, अगर my next आपको समझ question- में ना आए तो क्रॉस क्वेश्चन कर देना। आपको समझ में आ रही है ना कपिल? यस सर बिल्कुल क्योंकि सर, आपको समझ में आएगी तभी दूसरों को समझ में आएगी, मानूंगा मैं। बिल्कुल सर। ठीक। हेलो सर बहुत ही हेलो नाम सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं रमेश चंद्र पटेल। सर, मैं सबसे पहले आपको बहुत सादर नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार पटेल साहब। सर, हमारी आपकी जो पहली मीटिंग पहलवान गुरु दिन में हुई 11 दिसंबर 2018 और आज पुनः फिर आप आए, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। सर, मेरे एक सवाल है टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, कि समय को कैसे मैनेज किया जाए। और हमें भी जरूरत है, हमारे छात्रों को भी जरूरत है। मैंने और थोड़ा समय मैनेजमेंट आपको को बताया लेकर था कि गुरुदिन में जी गुरुदिन में मैंने आपको बताया नहीं था टाइम मैनेजमेंट के बारे में। हाँ सर, एक बार आज नए छात्र जुड़े हैं तो पुनः एक बार मैं चाहूंगा कि आपके देखो, द्वारा बहुत जी ध्यान से सुनिएगा। टाइम मैनेजमेंट पे मेरी एक थ्योरी है, बहुत भयंकर। जी वैसे तो आप लोग मेरे वीडियो में जाएंगे तो आपको हर थ्योरी मिल जाएगी, जी जी लेकिन ये नई थ्योरी बता रहा हूँ मैं आपको टाइम मैनेजमेंट जी की। बेसिकली क्या है, सफलता और असफलता ना, जानना चाहेंगे क्या अंतर होता है सफलता असफलता में? सफलता और बिल्कुल सर। असफलता में ना, पहली बात, सफलता और असफलता में मेहनत का अंतर होता है। सबसे पहली बात, जो आपका टॉपर है ना, उसने जो फेल होने वाले से अधिक मेहनत की होगी तभी वो सफल हुआ होगा। इसमें दिमाग का रोल पहला नहीं आता। दूसरी बात आती है कि वो अपने दिमाग का रोल कैसे कर रहा है। तीसरी बात आती है कि मेहनत तो रिक्शा चलाने वाला भी करता है, सब्जी बेचने वाला भी करता है, मजदूर भी करता है, लेकिन वो हम जैसे अधिकारी जैसे लाखों रुपए क्यों नहीं कमाता? मतलब तनख्वाह इतनी अधिक क्यों नहीं होती? तो मेरा मानना है कि केवल मेहनत करने से लाभ नहीं मिलेगा, मेहनत के साथ साथ सही दिशा की भी आवश्यकता है। यदि आपकी दिशा सही नहीं है तो आपकी मेहनत कभी आउटपुट नहीं देगी। तो दिशा के लिए ही टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। अगर आप लोगों ने पेन कॉपी रखा होगा तो मेरी इस बात को समझिए। आप पेन कॉपी उठाइए और आप लिखिए कि आप 24 घंटे में क्या करते हैं। सबसे पहली बात, आप कितने बजे उठते हैं? कपिल हो लाइन पे? पटेल साहब लाइन पे हो? यस जी सर, जी सुन रहे हैं। हाँ कपिल, पटेल साहब क्या करना चाहते हो आप लाइफ में? सर, ऑलरेडी मैं पहलवान गुरु दिन में प्राध्यापक हूँ, लेकिन मैं और ऊंचे तक जानने की इच्छा है। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि सुबह कितने बजे उठते हैं आप? सर, समथिंग 5:30 से 6 के बीच में। उसके बाद क्या करते हैं? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी। रोज की रूटीन सर, रोज की रूटीन में खाना पानी की तैयारी करते हैं, अपना टॉयलेट नहीं फ्रेश जाते होना, क्या? तैयार होना, बस सिलसिला वही है पूरा। टॉयलेट जाते हो कि नहीं जाते हो? फिर उसके बाद चले जाते हैं कॉलेज। अरे टॉयलेट जाते हो कि नहीं? जी 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 उसी के तो बताइए ना उसको, जी उसी सिलसिले में पूरा मतलब 6 बजे उठ के टॉयलेट चले गए। बिल्कुल सर, सुबह उठना, टॉयलेट बाथरूम की मतलब टॉयलेट बाथरूम से फ्री होना, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम भी वेस्ट हो जाता है, आधे घंटे आलस हो जाती है, बैठ जाना, या फिर चलो बाद में कर लेते हैं 10 मिनट, ऐसा कुछ। फिर उसके बाद खाना बनाना, खाना, फिर कॉलेज आ जाना, फिर शाम को वापस जाना। फिर शाम को वापस आके थकान के नाम पे 2 घंटे 3 घंटे नींद ले लेना, उसके बाद फिर आलस आ जाना, उठना, फिर खाना बनाना, खाना, सो जाना। देखो मैं यहीं पे आंसर, बच्चे ध्यान सुनना, मैं पटेल साहब जो आपके प्राध्यापक है उन्हीं का आंसर देना बहुत प्यार से। देखिए, सफलता और असफलता में एक बहुत बड़ा वाक्य जो है जोक की तरह, जोक समझते हैं, जहर की तरह है, वो है आलस, जो इन्होंने यूज किया है। देखिए आप समझिए कि हम लोग सामान्यतः सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, चाय पीते हैं, 1-2 घंटा पढ़ाई करते हैं, नहाते धोते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं, एक आध स्क्रीनशॉट खींचते हैं, उसके बाद कॉलेज जाते हैं, दिन भर देखते हैं लाइक कितने मिले, कमेंट कितने मिले, या तो पढ़ाई पे दिमाग लगाते हैं, लाइक कमेंट पे दिमाग लगाते हैं, शाम को आते हैं, दोस्तों यारों के साथ गप्पे मारते हैं,
शाम को आके मम्मी को गरियाते हैं कि ये नहीं बनाए, वो नहीं बनाए, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, या सो जाते हैं, रात को उठते हैं, थोड़ी देर फिर पढ़ते सो जाते हैं। कॉमनता लोगों का यही अंतर होता है। देखिए, अगर सिविल सर्वेंट की बात करूं, मैं गायक की बात करता हूं, मैं आपको डांसर की बात करता हूं, जो आप टीवी में देखते हैं, टीवी कलाकार देखते हैं। मैं आपको बता दूं, जो गायक है ना, लता मंगेशकर आज भी 8 घंटे का रियाज करती हैं। तेंदुलकर लास्ट मैच था, उसके पहले भी उसने 10 घंटे की प्रैक्टिस की थी। और मैं बता दूं, जो 100 मीटर की दौड़ में दौड़ते हैं, टॉपर आते हैं ना, वो 21 साल लगातार दिन रात करके मेहनत करते हैं। वो खाने में अपनी सुरक्षा बरतते हैं, वो सोने में सुरक्षा बरतते हैं, वो कुछ ऐसा नहीं खाते जिससे कुछ हो। हर आदमी जो टॉप में है, वो आदमी ने कुछ ना कुछ अपना खोया है और टाइम मैनेजमेंट किया है, तभी वो सफल हुआ है। हम सुबह उठते हैं, टॉयलेट जाते हैं, नहाते धोते, 2-3 घंटा पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं, वापस आते हैं, मस्ती मारते हैं, फेसबुक चलाते हैं, रात को पढ़ते हैं, सो जाते हैं। देखो दोस्त, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे की पढ़ाई करके आप बोले कि सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। दिल्ली में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, भोपाल में, इंदौर में, ऐसे हजारों जगह हैं, तमिलनाडु में, चेन्नई में, हैदराबाद में लाखों बच्चे दिन रात तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट कोचिंग में तैयारी कर रहे हैं। 99% वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी दूसरे एग्जाम में निकले हुए बच्चे तैयारी कर रहे हैं। यदि आपको उनसे आगे निकलना है, अगर आपको उनसे आगे निकलना है, तो ना आपका चेहरा उनको आपसे आगे निकाल सकता है, ना ही आपके कपड़े उनको आगे निकाल सकते हैं, ना ही आपका कॉलेज आगे निकाल सकता है, ना ही आपका कलर आगे निकाल सकता है, ना ही आपका भगवान आगे निकाल सकता है, ना ही आपकी कास्ट आगे निकाल सकती है, ना ही आपका सोच विचार आगे निकाल सकता है। यदि उन बच्चों से आपको आगे कंपटीशन में खड़ा कर सकता है, तो वह है आपकी सही दिशा में की गई समर्पित मेहनत। आप जितने घंटे पढ़ेंगे उतने आगे निकलेंगे, एक सामान्य सिद्धांत है। और जो बच्चा आलस्य करता है और जो बच्चा मैनेजमेंट नहीं करता, मतलब सुबह उठा, टॉयलेट गया, टॉयलेट में भी पढ़ो, नहाते नहाते पढ़ के रिवीजन करो, रास्ते में कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज में रिवीजन करते जाओ, कॉलेज में छोटे से डायरी बना लो, कॉलेज में जब बैठे हो, क्लास नहीं लग रही, दोस्तों से बात करो। मैं कभी नहीं कहूं दोस्तों से बात मत करो, जब समय मिले वो रिवाइज करो, शाम को आओ पढ़ो, रात को जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, टीवी देखना है, फेसबुक देखना है, व्हाट्सएप देखना है, आप अपने इस समय का उपयोगी चीजें देखने में करो। वो यूट्यूब वीडियो देखो जो आपके भविष्य में काम आएगा। मैं आशा करता हूं पटेल सर आपको सारी बातें जी सर, समझ आ गई होंगी। थैंक यू सर। एक्चुअली जी हम सुन पा रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद सर और आभार। इसलिए हमने पूछा, खुद हमारे अंदर आलस तो है ही, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट साथ में जुड़े हैं, और उनके द्वारा किए गए चैट मैसेज, उनका रिप्लाई करना, तो उन्हें हमें बताना चाहते हैं कि आप अगर समझ पाए तो चैट फोन जरूरत के अनुसार करें, न कि आप बेवजह करें। इससे हम भी समय बर्बाद करते हैं, आप भी समय बर्बाद करते हैं। हमारा मैसेज देने का मतलब ये था और पूछने का मतलब यही है सर। हमारे भी स्टूडेंट साथ में लगे हैं, उनको भी बताना है इस चीज को। धन्यवाद सर। लोकेश सर, क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? 25 साल पहले जब बच्चा रोता था तो बोला जाता था कि सो जा बेटा, गब्बर आ जाएगा सोले वाला। फिर आज से 15 साल पहले जब बच्चा रोता था तो माँ कहती थी सो जा बेटा, तेरे को कल पिज्जा बर्गर खिलाऊंगी। और आज जब बच्चा रोता है, हर घर की बात है, आज जब बच्चा रोता है तो माँ उसको मोबाइल पकड़ा देती है, बेटा तेरे को मोबाइल दूंगी, चुप हो जा, और बेटा चुप हो जाता है। हम एक नई बीमारी को बढ़ा रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा कि जिसका आविष्कार हमारे विकास के लिए, हमारे सदुपयोग के लिए, हमारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए हुआ था, उसका दुरुपयोग हम अपने जीवन को खराब करने के लिए कर रहे हैं। समय प्रबंधन पे मैं बहुत लंबी जानकारी देता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन मैं आपको चार्ट में नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो मैं आपको समय प्रबंधन में सबके दिमाग खोल देता। ये समझ जाइए कि टाइम चार्ट बनाइए 24 घंटे का। आप देखिए कि आप कितने घंटे दूसरों की तुलना में कर रहे हैं। मैं अपना चार्ट बता देता हूँ। जब मैं तैयारी करता था समय प्रबंधन का, मैं रात भर पढ़ता था ताकि डिस्टर्ब ना हो। सुबह 6 बजे सोता था, 11 बजे उठता था, उठते ही साथ में पानी पी के पढ़ने बैठ जाता था। जब मुझे टॉयलेट आती थी मैं जाता था, मेरे चार्ट टॉयलेट में टंगे हुए थे, मैं पढ़ते पढ़ते वो चार्ट पढ़ता, फिर मैं वापस आता था, पढ़ता था, थक जाता था तो चाय बना के पीता था, टोस्ट, अठन्नी की टोस्ट होती है ना, वो टोस्ट खाता था। वो टोस्ट खाते खाते भी मैं रिवीजन करता था जो मैंने पढ़ाई, उसके बाद फिर पढ़ने बैठता था, और एक समय खाना खाता था। उसके पीछे रीजन था कि जितना पढ़ूंगा ना उतना ही मैं उन लोगों से कंपटीशन कर पाऊंगा जो लोग नॉलेजेबल हैं।
मैं अपना नॉलेज एक बता दूं, आप जितना नॉलेज गेन करेंगे आप उतना ही लाभ प्राप्त करेंगे। नॉलेज गेन करिए, और नॉलेज गेन करने के लिए सही दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी, यानी अधिकतम पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन। लोकेश सर, क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछिए, नाम बताइए पहले। मैं सौरभ सोनी बात कर रहा हूँ सर लेखपुर से। हाँ सौरभ जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि सर अभी सिविल सर्विसेज के बीच में आपने एक वर्ड ये बोला था कि आप इंजीनियरिंग कर लीजिए या आप मेडिकल लाइन में चले जाइएगा। हाँ। तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ, जैसे सर मान लीजिए कोई बंदा है, उसने 10+2 पास आउट किया, देन ग्रेजुएशन कंप्लीट कर भी लिया है उसने अपना। हाँ। तो अगर वो हमारे कॉलेज से, मैं भी सर पहलवान गुरुदीन से डी फार्मा कर रहा हूँ सर। एक्चुअली सर मैं अभी जॉब कर रहा हूँ एज ए एरिया सेल्स मैनेजर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर, क्या आप मुझे थोड़ा सा ये क्लियर कर सकते हैं सर, डी फार्मा कंप्लीट करने के बाद ये तो जनरली सभी को पता रहता है सर कि मेडिकल शॉप अपनी ओपन कर लीजिएगा या आप किसी प्राइवेट कंपनी में आप जॉब ज्वाइन कर लीजिएगा। सर इसके अलावा सर फार्मेसी कोर्स कंप्लीट करने के बाद क्या क्या ऑप्शन हम लोगों को और मिल सकते हैं? क्योंकि सर जैसे कि अभी देखा जाए सर, तो मेडिकल लाइन का स्कोप आज है, आगे भी रहेगा। एंड आई नो सर कि सिविल सर्विसेज सबसे बेस्ट है, गुड चॉइस है गवर्नमेंट जॉब में लेके। तो प्लीज सर उसको थोड़ा सा क्लियर कर देंगे सर कि फार्मेसी कोर्सेज के बाद क्या क्या बेनिफिट है? सोनी जी, पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, आपने बी फार्म किया हुआ है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप। देखिए मैं आपको बता दूं कि सिविल सर्विस बेस्ट चॉइस है, बिल्कुल नहीं, ये गलत। सिविल सर्विस, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर। सिविल सर्विस बेस्ट चॉइस नहीं है। जो आप बनना चाहते हो, मेरी बात सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिएगा। हाँ। जो आप बनना चाहते हो, अगर आप वो बन गए हो तो ये बेस्ट है। जी सर। चाहे आप कहीं पे प्यून बनना चाहते हो और आप बन गए हो तो ये बेस्ट है, और चाहे आप कोई दुकान में लगाना चाहते हो वो बन गए हो तो वो बेस्ट है। चाहे आप मेडिकल क्षेत्र में, देखिए मेडिकल एक ऐसा क्षेत्र है जिससे अच्छा और फ्यूचरिस्टिक एरिया कुछ नहीं हो सकता। आपने जो मेरे क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में आंसर बता दूं। पहला बात, बी फार्म करने के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद दे सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने बता ही दिया है कि बी फार्म करने के बाद या तो आप मेडिकल खोल सकते हैं या आप बी फार्म कंपनी में, कोई भी मेडिकल कंपनी में जा सकते हैं, आपको बात। लेकिन उसके अलावा भी बहुत अच्छी बातें हैं। कुछ पीएससी की एग्जाम्स भी होती हैं, स्टेट की एग्जाम्स भी होती हैं, और सिविल सर्विस की भी एग्जाम्स होती हैं जो मेडिकल क्षेत्र के लिए स्पेसिफिक होती है। आप उस एग्जाम्स को भी देकर मेडिकल क्षेत्र के गवर्नमेंट क्षेत्र में भी आ सकते हैं और मेडिकल के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। उसके अलावा आप अपने एनजीओ तैयार कर सकते हैं ये सब करने के बाद, और आप मेडिकल क्षेत्र के अन्य लोगों को जोड़कर, डॉक्टरों को जोड़कर एक अवेयरनेस काम चालू कर सकते हैं, और गवर्नमेंट इसके लिए आपको फंडिंग करती है। तीसरी बात, गांव में इस समय, जैसे कोरोना के समय, दो चीजों की आवश्यकता थी, एक तो खाने की आवश्यकता थी और एक दवाई की आवश्यकता थी। मतलब जीवन में दो चीज महत्व है, खाना और जीवन, ये आप समझ गए। तो मेडिकल एक बहुत फ्यूचरिस्टिक एरिया है, और मैं आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि आप इस क्षेत्र में आगे जाएं। कोई भी क्षेत्र कमजोर नहीं है, बस उस क्षेत्र में दिल से काम करना इंपॉर्टेंट है। जो आदमी जितना नॉलेज गेन करेगा अपने क्षेत्र में, वह उतना आगे जाएगा। मैं आपसे एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा चीज कह रहा हूँ, बच्चे हैं इसलिए, कि आप 5 लोगों ने बी फार्म किया और मैंने 5 को 5-5 करोड़ रुपए दे दिया। अब बताइए क्या जिंदगी भर 5-5 करोड़ रुपए 5 के पास वैसे ही रहेगा? नहीं, वो 5 में जो सबसे अधिक दौड़ेगा, मेहनत करेगा, वो 5 करोड़ का पैसा उसकी ओर जाते जाएगा, क्योंकि वो अपना नॉलेज गेन कर रहा है, उस नॉलेज से उन लोगों के रिश्ते गेन कर रहा है, ताकत गेन कर रहा है। वो पैसा, मेरा ही मानना है कि आप किसी को कितना भी पैसा दे दीजिए और अंतिम में पैसा उसी के पास जाता है जिसके पास नॉलेज होता है, जिसके पास काम करने का जज्बा होता है। मेरे ख्याल से मेरा आपका आंसर मिल गया होगा सुनील जी। ओके सर, थैंक यू। अगला प्रश्न। हाँ यादव साहब, एक क्वेश्चन आया है कि गवर्नमेंट कॉलेज बीए मास कम्युनिकेशन और बीए एलएलबी करने में और प्राइवेट कॉलेज में करने में कोई आगे प्रॉब्लम तो नहीं होती? आवाज, दो लोग की आवाज एक साथ आ रही है। कपिल, अगर आपने प्रश्न सुन लिया हो तो आप मुझे प्रश्न पूछ लें। क्वेश्चन ये है, हेलो अवतार भी मुझे दिख रहे हैं। अवतार कैसे हो, ठीक हो? हाँ सर। पारसनाथ यादव साहब दिख रहे हैं मुझे। यस सर मैं पूछता हूँ सर। हाँ एक्चुअली उनके आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन सुन लिया है सर।
उनका साधारण सा सवाल ये है सर कि जब हम लोग BA LLB बी फार्मा जैसे प्रोफेशनल कोर्सेस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करें तो इसमें क्या डिफरेंसेस है? देखिए, मैं आपसे बता दूं कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आने के लिए आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, उसके आधार पे आप गवर्नमेंट कॉलेज में आते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में आने के दो फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि आपको फीस कम लगती है। दूसरी बात ये होती है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, वो आकर आपको गाइड करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी कोई नुकसान नहीं है। पहली बात, आपका प्रोफेशनल डिग्री प्राप्त करना इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे एक बात बता दूं, जितने भी लोग चाहे डॉक्टर हो, चाहे MBA किए हो, चाहे लॉ किए हो, उसकी प्रैक्टिस ऐसी चल रही है और वो आगे है जिसने अपने क्षेत्र में मेहनत की है। जितने भी लॉयर्स हुए हैं, हमारे देश के बड़े लॉयर्स हैं, उसमें से बहुत ही कम लोग गवर्नमेंट संस्था के हैं। उन्होंने प्राइवेट संस्था से किया हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी डिग्री करने के बाद अपने प्रोफेशन में मेहनत की है, अपने प्रोफेशन के लिए दिन रात एक किया है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस गेन किया है। होता ये है कि हमने डिग्री लिया। आप सोचिए, मेरी एक बात का जवाब दीजिए कपिल, 100% आपने नंबर लाए 12th में और एक बच्चे ने 70% लाया। उसके बाद 100% वाले बच्चे ने पढ़ना छोड़ दिया फर्स्ट ईयर में, दोनों ने BSc में एडमिशन लिया गुरुद्दीन में, और 100% वाले ने पढ़ना छोड़ दिया और 70 वाला अभी भी भयंकर तैयारी कर रहा है, पहले से और मेहनत करने लगा। बताइए रिजल्ट किसका अच्छा आएगा? तो 70% वाले का सर, क्योंकि एक जगह रुक गया सर 100% वाला। बस यही ध्यान रखना, ना प्राइवेट से करने में समस्या है, ना गवर्नमेंट से करने में समस्या है। समस्या आपकी मेहनत में है। आप लगातार प्रयास करना पड़ेगा। आप समझ जाइए यार, ये बात समझना पड़ेगा कि जिस दिन आप मेहनत करना छोड़ देंगे, उस दिन आपके पास से लोग जाने लगेंगे। जिस दिन आप हारना चालू कर देंगे, लोग आपसे छूटने लगेंगे। लोग आपके पद के साथ हैं, आपके साथ तो केवल आपके माँ बाप और आपके रिश्ते होते हैं। बाकी लोग तो जो होते हैं वो आपके कामों के कारण आपसे जुड़े होते हैं। अगर वो काम खत्म हो जाएगा ना, आपने नेताओं को देखा अच्छे से, जब तक वो मंत्री रहता है, जब तक वो विधायक रहता है, लोग उसके आजू बाजू रहते हैं। जैसे ही वो खत्म तो 2-4 लोग रहेंगे, उसके बाद वैसे ही होता है प्रोफेशन में। आप जितनी मेहनत प्रोफेशन में करेंगे, आप उसको इतना आगे बढ़ाएंगे, उतने लोग आगे बढ़ेंगे। बस यही आंसर है उसको। तो मेहनत करें अपने प्रोफेशन में। थैंक यू सो मच सर। हाँ, आशा करता हूँ कि जो भी पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं, इस बात पे आप लोग सब गौर कीजिएगा कि सर ने बहुत ही कम शब्दों में आपको बहुत बड़ी बात समझाई है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन जब शायद 20-22 पार्टिसिपेंट्स थे, लेकिन अब लगभग 100 से भी ज्यादा हो चुके हैं, कि अगर आज आप अपना समय बर्बाद करोगे तो कल यकीनन समय आपको बर्बाद कर देगा। तो आप टाइम मैनेजमेंट, तो आप अपना टाइम मैनेज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और जितना पढ़ सकते। यस सर, टाइम मैनेज नहीं करना है। जब भी आप चीजों को मैनेज करना चालू करते हैं ना, तो वहीं से समस्या होती है। टाइम का भरपूर यूज करना। अगर आपने 24 घंटे को अब 48 घंटे बनाना, मतलब हम 12 घंटे 13 घंटे खराब, उसको उपयोग करो। सोना 6 घंटा सोना करो, ये समय है। इस समय आपने जितनी मेहनत की, उतना ही आप फायदा लोगे। टाइम मैनेज नहीं करना। कभी क्या होता है सर कि मतलब फनी सी बात है, अक्सर हो जाती सर, क्योंकि मैं भी पढ़ाता ही हूँ सर, मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब बहुत ही कम समय का एक्सपीरियंस है। लेकिन कभी कुछ बच्चे फनी सी बात कर जाते सर, लेकिन समझ नहीं आता कि जवाब क्या दें। तो आज बहुत सारे बच्चे हैं सर, हो सकता है कि उन बच्चों से भी उन बच्चों तक ये बात पहुंच जाए जो ऐसी फनी सी बात कभी करते हैं। तो कपिल मैं तुम्हें, अगर तुम बोलो तो कहानी बताऊं। बच्चे बहुत सारे बैठे हैं, जो तुम क्वेश्चन करो उन्हीं पे। ओके सर, पहले मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ। आई होप आपकी कहानी सबको इंस्पायर करेगी सर। तो होता क्या है कि सर, अमूमन जब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे थोड़ा लेट होते हैं सर। सर होता ही है सर, मतलब हो सकता है आपको VIP समझते हो सर। तो फिर होता क्या है कि हम उनसे पूछते हैं कि बेटा आप लेट क्यों हो? कहते सर थोड़ा लेट उठे थे सो के, और हमारा घर भी काफी दूर है। तो हम कहते बेटा कब सोए थे आप रात को? तो बोलते कि सर मैं 10 बजे सोया था। हमने कितने बजे उठे थे सुबह? तो बोलते सर मैं 8:30-9 बजे उठा था। मैंने कहा इतना घंटे सो के क्या करोगे? तो बोलते सर मेरे सपने बड़े हैं ना, इसीलिए लंबा सोता हूँ। तो अब समझ नहीं आता सर, ऐसे समय पे बच्चों को क्या जवाब दें? हो सकता है कि बहुत मोटे बड़े सपने लेके बैठे हो, तो सोते ज्यादा है सर। आप कुछ बताइए सर पार्टिसिपेंट को सर। देखिए, सपने पूरे ना सोने से नहीं होते, सपने पूरे जागने से होते हैं।
जितना आप जागेंगे ना उतने आपके सपने पूरे होंगे, कॉमन सी बात समझ जाइए। और जितना आप सोएंगे उतने ही सपने खराब होते जाएंगे, ये समझ जाइए। मैं दो चीजें आपको बताता हूँ। पहली बात, जो वो टीचरों को जवाब देते हैं, कपिल आप लोगों के पक्ष में मैं कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि कहानी इंपॉर्टेंट है, जितने क्वेश्चन पूछा उसके लिए। क्या है कि टीचर्स जो भी आपको देने वाला है, टीचर्स वो भगवान का रूप होता है, और स्टूडेंट हमेशा भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की बातों को सुनते हैं। म्यूट कर दीजिएंगे, मगर म्यूट कर देंगे तो अच्छा है। क्या होता है, होता क्या है कि एक व्यक्ति भगवान की बहुत पूजा करता है, बहुत पूजा करता है, और अचानक से उसके गांव में बरसात आ रही, बाढ़ आ जाती है। और जब बाढ़ आती है तो आप जानते हैं प्रशासन के लोग रेस्क्यू करने आते हैं। तो सबसे पहले रेस्क्यू करने उसको बोट लेने आती है, बोट लेकर प्रशासन का आदमी आता है और उससे बोलते हैं कि चलो आ जाओ बोट ले, तुमको बचाना है। तो आदमी बोलता है कि मैं भगवान की बहुत पूजा करता हूँ, मुझे भगवान बचाएगा। मैं बहुत छोटे रूप में कहानी बता रहा हूँ ताकि समय को हम बचा सकें। फिर पानी और आता है, बाढ़ और बढ़ जाती है, बाढ़ फर्स्ट फ्लोर तक आ जाती है और बड़ा स्टीमर आता है। फिर प्रशासन के लोग बोलते हैं कि आ जाओ, हम तुम्हें बचाने आए हैं। वो आदमी फिर बोलता है कि नहीं, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, भगवान ही मुझे बचाने आएंगे। अचानक से उस गांव के तालाब का पार टूट जाता है और पानी छत तक आ जाता है। फिर ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है, रस्सी फेंकते हैं, बोलते पकड़ लो, हम तुम्हें बचाने आए हैं। वो बोलता नहीं, मैं भगवान की बहुत पूजा करता हूँ, भगवान ही मुझे बचाने आएंगे। और कुछ समय बाद पानी बहुत ऊपर बढ़ जाता है और वो भगवान के पास चला जाता है। बाढ़ में ऊपर जब जाता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भगवान से वो पूछता है कि भगवान मैं आपकी इतनी पूजा करता था, तब भी आपने मुझे नहीं बचाया। तो वो बोलता है, ए मूर्ख, मेरी पूजा तो करोड़ों लोग करते हैं, अरबों लोग करते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं उसको मैं अवसर भी प्रदान करता हूँ। जैसे जब कम बाढ़ आई तो मैंने तेरे लिए नाव भेजी, तेरे को बोला आजा, उस आदमी के रूप में मैं ही था। जब थोड़ी और बाढ़ आई तो मैंने बोला कि आजा, स्टीमर में आजा। जब बहुत बाढ़ आई तो हेलीकॉप्टर, क्या तेरी औकात है कि तेरे लिए हेलीकॉप्टर लेने आए? वो हेलीकॉप्टर के रूप में मैं ही तेरे पास आया था, लेकिन तू रस्सी पकड़ना ही नहीं चाहता, तू ऊपर आना ही नहीं चाहता, तू चढ़ना नहीं चाहता, तो मैं क्या कर सकता हूँ? टीचर्स भगवान के रूप हो सकते हैं, हम एक व्यक्ति के रूप में हो सकते हैं, आपको डायरेक्शन दे सकते हैं। मेहनत आपको करना पड़ेगा, चढ़ना आपको करना पड़ेगा और अपने आप में मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप सफल होंगे। यही मेरा पूरा सारे जीवन का, आप जितना पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे उतने आप सफलता प्राप्त करेंगे। अगला क्वेश्चन। हमारे एक पार्टिसिपेंट है, उनका चैट के थ्रू क्वेश्चन आया है। हाँ, क्वेश्चन है कि प्रेजेंट की सिचुएशन को लेकर है, कोविड-19 की वजह से स्टूडेंट्स की स्टडी में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उन सबको वो कैसे सॉल्व करें? फील्ड चूज करने में काफी प्रॉब्लम हो रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने के लिए, तो सर आप उसके लिए कुछ एडवाइस कर दीजिए स्टूडेंट को। देखिए, मेरा मानना है कोरोना के आने से तो स्टूडेंट का भला हो गया। पहली बात, सर अनामिका कपूर है सर, ये अनामिका कपूर को मैं बोलना चाहता हूँ कि कोरोना के आने से स्टूडेंट का भला हो गया। कैसे भला हुआ? पहली बात, देखिए दोनों एंगल को समझने का प्रयास करिएगा। स्टूडेंट पहले कॉलेज जाता था, कोचिंग क्लास जाता था, दोस्तों से मिलता था, बाहर चाय पीता था, मस्ती मारता था, शाम को कभी कभी पिक्चर देखने चले जाता था। ये सब कुछ लॉकडाउन में बंद हो गया। ना चाय मिल रही है, ना दोस्त मिल रहा है, ना सिनेमा हॉल मिल रहा है, ना मार्केट मिल रहा है, कुछ नहीं कर सकते। एक ही चीज, पूरा समय आपके लिए बच गया, पहली बात। दूसरी बात, पहले बहुत महंगी कोचिंग क्लासेस होने लगी थी, पहले बहुत सारे टीचर्स होने लगे थे, अब आपको ऑनलाइन कम पैसे में कोचिंग क्लास घर बैठे मिल रही है। आप अपने टाइम के अनुसार, आपको नहाने की जरूरत नहीं है, आपको नए कपड़े चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छा बनने की जरूरत नहीं, वो भी समय आपको बच रहा है। आप ऑनलाइन कोचिंग के द्वारा, हर सेक्टर में अब ऑनलाइन कोचिंग आ गई है। ऑनलाइन कोचिंग के द्वारा जहां आप अपना समय बचाएंगे, जहां आप अपना पैसा बचाएंगे, जहां आप अपना माइंड को डाइवर्ट होने से बचाएंगे, वहीं आप फोकस होकर पढ़ाई कर पाएंगे। कोरोना के कारण आप घर में रहिए, आप एक कोचिंग क्लास ज्वाइन करिए, ऑनलाइन नोट्स बनाइए, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए और जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। कोरोना अवसर है, हर समस्याएं अवसर लेकर आता है। मेरा मानना है कोरोना जो है, कोविड-19 जो है, वो जो विद्यार्थियों के लिए एक अवसर लेकर आया है। कपूर मैडम से मैं कहना चाहता हूं, इस अवसर का लाभ उठाइए, क्योंकि लाखों लोग इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप इस अवसर से चूक गई
तो समस्या हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि कोचिंग क्लासेस में बहुत सारे अन्य बच्चे भी मिलते हैं जो आपको डाइवर्ट कर सकते हैं। यहाँ आपका डाइवर्सन बिल्कुल नहीं होगा। Hello, I am audible. Yeah, Hello, audible. I am audible. Yeah, sir, I am Fauzia from Delhi. मैं वैसे मास कम्युनिकेशन भी कर रही हूँ और मैंने एमए हिस्ट्री से, इंग्लिश से किया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन करूंगी। अभी जो आपने कहा कि कोरोना काल में जो है अवसर है, अच्छा हम लोगों से इंटरेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपकी बातें सुनी और भी मैं वेबिनार अटेंड करती हूँ, उन लोगों से जुड़ती हूँ। लेकिन ये क्या है सर कि ये एक अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हर आपदा एक अवसर लेकर जरूर आती है, ये तो मेरा भी मानना है। लेकिन उसके बाद लोगों से इंटरेक्ट खत्म हो जाता है। अब जैसे मैं आज आपसे जुड़ी हूँ, उसके थ्रू मैं आज 100 लोगों से और जुड़ी हूँ, लेकिन ये एक अच्छा अवसर है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि सब अपना अलग अलग हो जाते हैं, किसी से कोई इंटरेक्ट ही नहीं हो पाता हमारा कि हम एक अच्छे लोगों का ग्रुप बनाएं। हम अच्छे लोग अगर हम जुड़े हैं, हमने आपको सुना है, आपने मुझे सुना है, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। अगर मैं एक एनजीओ बनाना चाहूँ और मैं इसमें से कुछ प्रोफेसर, कुछ लोग मैं उसमें लेना चाहूँ कि भाई मैं शिक्षा पद्धति के बारे में उनसे कुछ बात करूँ या हम अपना एक मुहिम चलाएं, तो वो चल ही नहीं पाएगा क्योंकि हमारा एक दूसरे से कांटेक्ट ही नहीं है। तो वो हम कैसे करें? इस अवसर में हम कैसे लाभ उठाएं? हेलो Yes, ma'am. हेलो, आई एम ऑडिबल सर? Yes, yes, yes. We are listening you, ma'am. Please wait for a while. सर, We connect you. सर से मैं जवाब चाहूंगी। ये मेरा क्रॉस क्वेश्चन था, मैं सर से जवाब चाहूंगी। मेरी आवाज आ रही है फौजिया मैडम आपको? जी 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 सर जी, बिल्कुल आ रही है पूरा। देखिए, जैसे मैंने बोला कि हर आपदा एक अवसर लेकर आता है, जिसको आपने एक्सेप्ट भी किया। आपका ये कहना है कि इस अवसर में हम लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं, मैं एनजीओ बनाना चाहती हूँ, कैसे बनाऊं, मैं कैसे काम करूं। आपके लिए ना मैं बहुत अच्छा एग्जांपल, मेरी वाइफ बहुत अच्छी एग्जांपल है। मेरी वाइफ छूलो आसमान किसने रोका है करके एक एनजीओ चलाती है। बेसिकली इसमें ये लॉकडाउन से पहले निःशुल्क हॉस्टल चलाती थी, निःशुल्क लाइब्रेरी थी, निःशुल्क सिविल सर्विस की क्लासेस चलाती थी। जब लॉकडाउन हो गया तो हमने बोला अब तो सब बच्चे चले गए, हमारी लाइब्रेरी भी बंद हो गई, अब बच्चे को फोन आने लगे, अब कैसा करें। तो हमने 3 प्रोग्राम स्टार्ट किए। हमने स्टार्ट किया पहला प्रोग्राम सहयोग। सहयोग के माध्यम से जो भी जितने भी लोग थे मतलब जो समस्याग्रस्त थे, जो मजदूर आ रहे थे, जरूरतमंद थे कोरोना के समय, हमने एक ग्रुप बनाया और उनको सहयोग करने का प्रयास किया। इसमें वो भी बच्चे थे जो मजदूर वापस लौटकर गांव की ओर आ गए, बाकी बच्चे तो ऑनलाइन कोर्स देख रहे हैं, बाकी बच्चों के पास तो स्मार्टफोन है, लेकिन जो मजदूर अपने बच्चों को क्लास छुड़वाकर गांव आ गया, उनको कौन देखेगा? उनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, उनके पास वाईफाई भी नहीं है। तो हमने प्रयास किया कि जो गरीब आवश्यकता लोग, उनको आवश्यक चीजें मुहैया कराई जाए, और हमारा प्रयास था कि उसी गांव का वही व्यक्ति सहयोग करे और उन बच्चों को हम सहयोग करें जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, पहली बात। दूसरा हमारा कार्यक्रम चालू हुआ गूंज में हमने क्या किया, जितने सफल लोग हैं हर क्षेत्रों के, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग में हो, चाहे जैसा अभी सोनी जी ने बोला, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र में हो, चाहे वो डांस में हो, चाहे वो गायन में हो, हम हर वीक ऐसे व्यक्ति को लाते हैं गूंज के माध्यम से। हमारा फेसबुक अकाउंट है, हमारा यूट्यूब अकाउंट है, छू लो आसमान किसने रोका है। आप फेसबुक में जाएंगे, छू लो आसमान किसने रोका, आप देखेंगे हर बार, जैसे कल संडे की शाम को कल एक IRS है जो अहमदाबाद में है, वो आ रहे हैं, वो अपनी सफलता की कहानी बताते हैं, कैसे उन्होंने संघर्ष किया। उसके बाद उनको टॉपिक दिए जाते हैं, टॉपिक के बारे में बताते हैं, उसके बाद वो आंसर देते हैं। मतलब आपको मेरे से जुड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। सप्ताह में 2 दिन वो गूंज का कार्यक्रम चल रहा है। गूंज का मतलब ये है कि जो सफल व्यक्ति है उसकी आवाज उन लोगों तक जाए जो वो करना चाहता है, और हम हर सेक्टर के लोगों को दे रहे हैं। और तीसरा हमारा कार्यक्रम है दिशा के माध्यम से हमारे साथ जो टीचर जुड़े हुए थे वो लाइव क्लासेस चलाते हैं। तो सप्ताह में 3 दिन लाइव क्लासेस चलती है, 2 दिन गूंज चलता है और 1 दिन सहयोग का कार्यक्रम चलता है। इस प्रकार से आप घर बैठकर भी कई लोगों से जुड़कर एक कॉमन प्रोग्राम ऑनलाइन चला सकते हैं। पहले हमने भी सोचा कैसे हो सकता है, लेकिन बाद में हम ये कर गए। मैं आपको बताऊं, जो गायक लोग हैं वो आपस में मिलकर गायन कर रहे हैं, जो मिमिक्री लोग हैं वो आपस में मिलकर मिमिक्री कर रहे हैं,
जो लाफ्टर मतलब लाफ्टर वाले लाफ्टर कर रहे हैं, जो स्पोर्ट्स वाले वो अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं। मेरा मानना है कि आप अपना ग्रुप बनाकर इस प्रकार का काम कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी एक अपॉर्चुनिटी है। मेरा मानना है अगर कोरोना नहीं होता तो हम टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते, शायद जूम, वेबएक्स, सिस्को वेबएक्स, माइक्रोसॉफ्ट मीट या ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म है हम उसका यूज नहीं करते। हम हमेशा गाड़ी से जाते आते। मैं अगर गुरु दिन में अगर मेरा दूसरा कार्यक्रम होता तो शायद दिल्ली से आप मुझे इंटरेक्ट नहीं कर पाते। तो ये प्लेटफॉर्म का धन्यवाद करना चाहिए कि आज हम इसके माध्यम से जुड़ पाए। इसका उपयोग करें, सोचिए, दिमाग लगाइए, गूगल में चेक करिए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? सर बिल्कुल सुन रहा हूँ सर। एक और क्वेश्चन है सर जो चैट के माध्यम से आया है सर। हाँ। पार्टिसिपेंट का नाम नहीं लेकिन डिवाइस का नाम है गैलेक्सी J7 रेखा श्रीवास्तव। सर पहले तो उनका क्वेश्चन है सर प्लीज बताएं क्या। हाँ मैं सुन रहा हूँ सर प्लीज बताएं क्या BBA करना सही है 12th पास के बाद? ऑल म्यूट है मैम। अच्छा, BBA करना क्या उचित है ना, आपने ये क्वेश्चन पूछा ना। उसके बाद हेलो सर सुनिए आप। म्यूट करवा दीजिए। यस मैम। तो सर आपने सुन लिया मेरा क्वेश्चन सर? कपिल दोबारा आपका क्वेश्चन करिएगा। सर सवाल ये सर प्लीज ये बताएं कि BBA करना सही है 12th के बाद? कई लोग कहते हैं कि एकेडमिक के बाद BBA करना सही होगा या नहीं होगा, या करियर के लिहाज से इसका क्या रोल है सर? देखिए, BBA करने के बाद आप MBA कर सकते हैं। BBA करने के बाद ग्रेजुएशन के बाद जितने एग्जाम्स आप दे सकते हैं, ये BBA करने के बाद आप कर सकते हैं। एक तो MBA कर सकते हैं, उसके बाद जितने भी एग्जाम्स है, BBA मतलब ग्रेजुएशन के बाद जितने एग्जाम दे सकते हैं, ये इसके बाद कर सकते हैं। अब BBA करना सही है गलत है, देखिए कोई भी चाहे आप इंजीनियरिंग करें, चाहे आप डॉक्टरी करें, चाहे आप IAS की तैयारी करें, चाहे BBA करें, जब कोई भी करें, कोई भी चीज करना गलत या सही नहीं है। सभी चीज सही है। जब गवर्नमेंट ने ये चीज बनाई है तो कोई भी चीज गलत नहीं है, सब सही है। बस बात ये है कि आपका टारगेट क्या है। अगर आप जबरदस्ती में BBA करने चलो, यार मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं भी BBA कर लेता हूं, तो उससे कुछ नहीं मिलेगा दोस्त। आपका टारगेट, लक्ष्य डिसाइड होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य डिसाइड नहीं है और आप केवल ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं, तो ये समझिए कि हाँ ग्रेजुएशन कर लेंगे तो अच्छी लड़की मिल जाएगी, अच्छा लड़का मिल जाएगा, या बैंक से लोन मिलना है BBA के बाद तो वो मिल जाएगा। अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं है, आपका टारगेट डिसाइड होना चाहिए। जैसे डॉक्टर बनने वाले क्या टारगेट रहते हैं कि मैं हॉस्पिटल खोलूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। सिविल सर्विस करने वाले क्या डिसाइड करते हैं कि मेरे को IAS बनना है या PCS बनना है। इंजीनियर वाले क्या IIT वाले क्या डिसाइड करते हैं कि मुझे एक अच्छी कंपनी में जाना है। बी फार्मा वाले क्या डिसाइड करते हैं कि मुझे मेडिकल सेक्टर में जाना है। तो आपको अभी से डिसाइड करना पड़ेगा कि BBA करने के बाद आप BBA क्यों करना चाह रहे हैं। BBA करना ना बुरी बात है, ना हमेशा अच्छी बात है। बुरी बात तब हो जाती है जब आपको कोई टारगेट डिसाइड नहीं होता। BBA करना, यदि आप सिविल सर्विस करना चाहते हैं, BBA कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि आप MBA करना चाहते हैं, BBA कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जाकर काम करना चाहते हैं, BBA के साथ MBA करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको मालूम ही नहीं कि मैं BBA क्यों कर रहा हूँ, मेरा दोस्त कर रहा है, मेरे पास में कॉलेज है, मेरे माता पिता कह रहे हैं इसलिए मैं BBA कर रहा हूँ। तो ये बहुत प्लानिंग का हिस्सा नहीं है दोस्तों। ये लाइफ ना एक ही बार मिली जीवन में, और BBA करने के बाद आप दोबारा डॉक्टरी करने नहीं चले जाओगे। इसीलिए वेल प्लान करिए, सोचिए कि BBA में क्यों करना चाहता हूं। मैं आपको फिर से बता दूं कि लक्ष्य डिसाइड 10वीं के बाद करना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं किया तो 12वीं के बाद तो कर ही लीजिए, क्योंकि BBA करने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है तो 12वीं में वो ये डिसाइड करे कि वो क्या बनना चाहता है। और जिसने लक्ष्य डिसाइड नहीं किया ना, ये ध्यान रखिए सबसे अधिक समय उसको लक्ष्य डिसाइड करने में देना है। और लक्ष्य डिसाइड करते समय उसको आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक स्थिति का ध्यान रखते हुए लक्ष्य डिसाइड करना है। और फ्यूचर का गोल डिसाइड करके ही उसको लेना है। ना BBA लेना गलत बात है, ना ही डॉक्टरी करना गलत बात है, ना ही मेडिकल क्षेत्र में जाना गलत बात है। गलत बात तब हो जाती है जब बिना किसी कारण का कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं। मुझे लगता है मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। सर जी सर, हेलो। हेलो। हाँ हाँ सर, गुड आफ्टरनून।
हाँ, गुड आफ्टरनून सर। मैं विनोद कुमार बोल रहा हूँ, मैंने फार्मेसी में पीजी किया हुआ है। हाँ। और सर मैं गवर्नमेंट सेक्टर में ऑफिसर बनना चाहता हूँ सर, मुझे मार्गदर्शन करें। मैं फिलहाल प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ आपने एज क्या किया है? असिस्टेंट प्रोफेसर। पीजी किया है सर फार्मेसी में, एम फार्मा। देखिए, आपने एम फार्मा किया हुआ है, आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। मेरे मानना है कि अगर आप मेडिकल क्षेत्र में जाएं तो एम फार्मा करने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर आपको बहुत तेजी से ले लेंगे मेडिकल क्षेत्र में। अगर आप तब भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास कई सारे ऑप्शन है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक है सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट बनने के लिए आपके पास पीसीएस है, आपके पास सिविल सर्विस है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास एसएससी की जॉब है, आपके पास बैंक की जॉब है, आपके पास पुलिस की जॉब है, बहुत सारी जो नीचे के स्तर पे होती है। आपके पास पीएससी और आईएएस से अन्य जॉब ऑफर होती हैं मेडिकल क्षेत्रों की, जो मैंने बताया था पहले, वो जॉब है। उसके अलावा आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब गवर्नमेंट में दे सकते हैं। उसके अलावा शिक्षक की जॉब भी गवर्नमेंट के लिए बहुत सारी निकलती है स्टेट के माध्यम से, आप वो जॉब दे सकते हैं, या स्टेट में अन्य जॉब भी निकलती है गवर्नमेंट की जो आपसे रिलेटेड, वो जॉब भी दे सकते हैं। इस प्रकार से गवर्नमेंट की आपको ये जॉब्स हैं जहां पे आप कॉम्पिटिटिव के माध्यम से जा सकते हैं। आप सिलेबस, मैंने आपको पहले ही बोला, आप सिलेबस देखें, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखें और दम से लग जाइए पुस्तकों के अध्ययन में, आपकी तैयारी हो जाएगी। यस सर, आई सेटिस्फाइड। बट सर प्रॉब्लम एक ही क्रिएट होती है कि मेरे फील्ड में बहुत ही लेस अमाउंट, यानी बहुत ही कम जॉब जो है ऑफर्ड होती है बाय गवर्नमेंट, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है सर। देखिए, तो फिलहाल दो चीजें हैं। यस सर। देखिए, दो चीजें हैं। यदि आपके क्षेत्र में कम जॉब क्रिएट होती है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मानते हैं आप, ठीक है? पहली बात, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब ही होना है और उसमें कम जॉब है तो आपको उस जॉब के अलावा भी अन्य जॉब की ओर प्रयास करना पड़ेगा, आपको अन्य फॉर्म भी भरने पड़ेंगे और उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे आपको। यही आपका आंसर हो सकता है। यस, थैंक यू सर। हेलो कपिल, एनी अदर क्वेश्चन? 1 घंटे हो गए। हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ सर, हेलो। नाम बताइए, क्वेश्चन पूछिए। हाँ सर, मैं सुनील कुमार। हाँ, आवाज आ रही है? सुन पा रहे थे सर? मेरी आवाज आ रही? सुनील, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि तैयारी की बात कही जा रही है, हाँ, तो प्रॉपर 1 साल हो गया, 2 साल हो गया तैयारी करते करते, और जो जॉब नहीं निकल रही है या जो निकल रही है उसका एग्जाम नहीं करवा जा रहा है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए अपन को? देखिए, बहुत सारी जॉब निकलती है। जैसे कि सर अभी रेलवे का एग्जाम है, ऑलरेडी 1.5 साल होने जा रहा है, अभी इसका एग्जाम नहीं होगा, फॉर्म फिल करा लिया। तो देखो, मेरा ये मानना है कि रेलवे की आप तैयारी कर रहे हैं, जब तक रेलवे की वैकेंसी नहीं आती तब तक आप रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं ना, उससे संबंधित एग्जाम, जैसे एसएससी, जैसे आईबी, जैसे स्टेट की बहुत सारी एग्जाम्स, उसकी भी तैयारी करिए। कोई ना कोई जॉब आएगी, आप तैयारी करते रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। देखो, जो वैकेंसी नहीं आ रही है उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट नहीं हूं। आपको पैरेलल दूसरे एग्जाम की तैयारी करना है जो आपके सिलेबस से संबंधित हो। इसका आंसर यही होता है कि मान लीजिए आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आप रेलवे की तैयारी करिए, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक की तैयारी करिए, एसएससी की तैयारी करिए। यदि आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की भी करिए, झारखंड की भी करिए, छत्तीसगढ़ की भी करिए, और यूपीएससी की भी करिए, एसएससी की भी करिए। तो रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी आपको करना पड़ेगा। ओके सर, मेरे ख्याल से क्वेश्चंस हो गए हैं। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरे 1 घंटे भी हो गए यार, गला थक रहा है। अब बताइए, अंतिम क्वेश्चन। यस जी सर, जैसे सर सीएससी ओलंपियड है और इसी के थ्रू ये 1 क्लास से लेकर 12th क्लास तक के जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं सीएससी ओलंपियड, और ये नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन और एक और है स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इसमें जैसे टेस्ट क्रॉस, एक टेस्ट होता है इसका ऑनलाइन और एक होता है ऑफलाइन। तो इसके उपरांत जैसे बच्चे जो टेस्ट देते हैं उसमें पास होता है तो जो प्रमाण पत्र आता है तो वो किस काम आता है, ये समझ में नहीं आ रही सर हमारे। क्या, फिर से बोलो? सीएससी ओलंपियड है सर, जो 1 क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं उसमें। सीएससी ओलंपियड, और एक है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन और एक है स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। तो
इसमें 2 एग्जाम होते हैं सर, एक तो ऑफलाइन होता है और एक होता है ऑनलाइन एग्जाम। तो इनका जो सर्टिफिकेट आता है तो वो मेरी समझ में नहीं आती, वो किस काम आता है अपने उसको। देखिए मैं बताऊं आपको, ये एक प्रकार का प्रशंसा सर्टिफिकेट होता है। जब भी आप जॉब करने जाएंगे किसी भी जगह पे तो ये माना जाएगा कि अगर आपने इसको निकाला है, ओलंपियाड की एग्जाम निकाली है, तो आप नॉलेजेबल है, आप दूसरों की तुलना में कॉम्पिटिटिव है, आपको कॉम्पिटिशन करने का तरीका आता है, ठीक है। लेकिन कई सर्टिफिकेट आपको जॉब नहीं देते, लेकिन आपको सपोर्ट करते हैं, आपका नॉलेज बताते हैं, आपका उपयोगिता बताते हैं। तो सर्टिफिकेट जब भी कोई आप कोई चीज करते हैं तो वो आपको हो सकता है कि आपको जॉब ना दिलवाए, क्योंकि बहुत सारे सर्टिफिकेट आप बहुत सारी जगह कर लीजिए, आपको जॉब नहीं दिलाएंगे, लेकिन आपको जब भी आप जॉब के लिए जाएंगे तो आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के रूप में काम आएंगे। ये इसका आंसर है। मैं एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे पास आया है, किसी ने लिखा है कि 12वीं के बाद वो आर्मी की तैयारी कर रहा है, चैट बॉक्स में लिखा हुआ मैं देख रहा था, और सर मैं मेडिकल में फेल हो जाता हूँ, क्या करूँ? देखिए, जिस चीज में आप फेल होते हैं उसकी तैयारी करिए। देखिए, मैंने आपसे बोला था कि जब आप किसी भी जॉब की तैयारी करिए तो आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। आपको किन चीजों का ध्यान रखना है कि आप आपने एसआई की तैयारी की, एसआई के लिए 167 हाइट है, और आप तैयारी कर रहे हैं एसआई की और आपकी 165 हाइट है, क्या हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। तो अगर आपकी 167 की हाइट है तभी आप तैयारी करिए, पहली बात। यदि आप चेस्ट, आपका मान लीजिए बूस्ट साइज 92 का चेस्ट होना चाहिए, और आपका चेस्ट अगर 88 का है और 92 तक बढ़ा सकते हैं तो अच्छी बात, उसकी मेहनत करिए। लेकिन आपका चेस्ट ही साला 56 का है, 56 कह रहा हूँ, 76 का है, और आप कितना भी खा लो बढ़ नहीं सकता, तो आप उस एग्जाम की तैयारी मत करो जो आप 92 तक नहीं पहुंच सकते। तीसरी चीज, आपको एक समय पे दौड़ना है तो आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको गोला फेंक में इतनी दूरी पे फेंकना है, आपको फेंकना पड़ेगा, तो उसकी तैयारी भी आपको पैरेलल करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम का मतलब लिखना नहीं है। अगर कोई एग्जाम में प्री का एग्जाम है, मेंस का एग्जाम है, इंटरव्यू का एग्जाम है और फिजिकल भी है, तो आपको पास होने के लिए आपको चारों एग्जाम पास करना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप पास होंगे। आप अंतिम तक पहुंच जाए और इंटरव्यू में भी फेल हो गए तो आप फेलियर ही कहलाएंगे। इसीलिए आप पुस्तकी ज्ञान के साथ साथ फिजिकल के लिए शारीरिक ज्ञान को भी मजबूत करिए, अपनी शरीर को, अपनी प्रतियोगिता को, अपनी दौड़ को, अपनी लंबी कूद को, अपना भाला फेंक को, अपनी हाइट को, अपने सीने को उसके अनुसार लगाइए, ठीक है। कपिल, मैं चाहूंगा, मेरा गला थक गया है, मुझे कहीं जाना चाहिए, सवाल मेरी तरफ से एक तो मतलब 3-4 क्वेश्चन एक साथ है, आप इसे 2-3 मिनट में फिनिश कर दीजिए सर। चलिए बताइए, एक साथ बताइए सर। शुरुआत यहाँ से करते हैं, हम लोग का जो पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो एक ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पर लोग कपिल, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। कपिल, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आप मुझे, आपकी आवाज थोड़ी सी खड़खड़ा रही है। अब आ रही है सर? हाँ आ रही, बताइए सर। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जो पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हमारा जो कॉलेज है, पर एरिया है सर, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो निवासी, वो फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है सर। लेकिन ऑब्वियस है कि सर उनके जो बच्चे हैं उनमें बहुत कैलिबर है, बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत पोटेंशियल है। सर जब वो किसी भी तैयारी के लिए निकलते हैं, कोई भी कोर्स चूज करने के लिए निकलते हैं, तो उनके सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज आ जाती है, और वो चैलेंज होता है सर पैसा, मतलब मनी। अगर वो सिविल की या कोई प्रोफेशनल करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर ऑब्वियस है कि सर उसका पैसा ज्यादा लगेगा, और आप तैयारी करने के लिए इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोई भी आप मेट्रो सिटी में जाओगे, वहाँ पर आपको कोचिंग की फीस भी बहुत बढ़ चढ़ के देनी पड़ेगी। लेकिन मोटिवेट इस बात से हो जाते कि एक तो वो लोग जो ऑलरेडी काम को पिछले 4 साल से 5 साल से भली भांति सिलेबस के साथ, टीचर्स के साथ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग के पास पैसा ही नहीं है सर, लेकिन वो भी आगे बढ़ना चाहते, और कहते नहीं है सर कम संसाधनों में कम पैसों के साथ आगे बढ़ना चाहते। तो उनके लिए क्या, पहला ये क्वेश्चन हो गया सर। दूसरा, आपने बोला कि आप पढ़ाई कर रहे थे या आप अपने स्टडी टाइम में थे, तो जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि मैं 98 का टोस्ट लेके चाय के साथ खाता था ताकि आपको नींद ना आए, प्लस जब भी आप टॉयलेट जाते थे तो वहां पे आपने 4 पेपर लगाए हुए थे सर। आप भी जानते ही हैं सर कि हमारा जो इंडियन कल्चर है, जो इंडियन सिविलाइजेशन, वहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि आपका टॉयलेट रूम है, उसमें आप विद्या को कैसे लगा सकते हैं। तो मतलब ऑर्थोडॉक्स या फिर लॉजिकल या साइंटिफिक की तुलना आप माँ बाप को क्या सलाह देना चाहेंगे, बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे? और तीसरा, मुझे पानी पिला दो। और तीसरा सर
कि आपकी जो शादी हुई सर वो आपके जॉब के बाद हुई, जॉब के पहले से आपका कोई अफेयर था? फिर उसके अच्छा बाद बताओ, शादी के बारे में, मेरी पत्नी के बारे में पूछना चाहते हो, मेरे बारे में पूछना चाहते हो कि मुझे क्या मिला है पूछना चाहते हो? आपके पास समय कम था इसलिए मैंने सर बहुत बड़ा मैटर है ये। जीवन में शादी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, इसलिए स्टडी रुकती है। देखो शादी जिम्मेदारी है, तो शादी तो मेरी यार सिलेक्शन के 4 साल बाद हुई है। ठीक है, पहला लास्ट वाला आंसर बड़ा आसान था, पहला वाला आंसर जो था ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्या है, बुंदेलखंड के बच्चे जो है, जो अपन ललितपुर है जहाँ पे मैंने देखा है, ये वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैसा नहीं है तो हम तैयारी कैसे करें। पानी पिला दो। क्योंकि दूसरी तरफ सर लोग हैं जो ऑलरेडी सर के देखो मेरी आवाज आ रही कपिल? यस सर, उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जी सर आवाज आ रही है। मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, तुमने क्वेश्चन अच्छा पूछा है। देखो मेरी 2 लाइन सुनना। एहसास उसी को होता है, मैंने क्या बोला कपिल? एहसास उसी को होता है जिसका दर्द के साथ नजदीक का रिश्ता होता है। बात समझ आई मैंने क्या बोलना चाहा? यस सर, बिल्कुल सर। आपने जो क्वेश्चन पूछा ना उसका एहसास मुझे है, क्योंकि जब मैंने तैयारी चालू की, मेरे पिताजी भी सामान्य परिवार से थे, मेरे पिताजी का देहांत हो गया, मेरी माँ को 4000 रुपए पेंशन मिलती थी, उससे मैंने तैयारी किया। बड़ी कोचिंग नहीं कर सकता था, बड़ी पुस्तकें नहीं ले सकता था, ये समस्या मेरे साथ भी थी। इसका आंसर मेरे पास बहुत ही प्रैक्टिकल आंसर है। देखिए पहली बात ये कही जाती है कि जितनी चादर हो उतना पैर फैलाओ, कही जाती है। यस सर। मेरा ये कहना है कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। ठीक है, जब आप गरीब हैं, जब आपके पास पैसा नहीं है, जब आप बाहर जाके नहीं पढ़ सकते, तो आपको क्या करना है? आपको घर में रह के अच्छी पढ़ाई करके अच्छे पर्सेंट बनाना है और किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में जॉब करना है। आपको 3, 4, 5 हजार की जॉब मिल गई, आपकी चादर थोड़ी बड़ी हो गई। फिर जब आपके पास पैसा आने लगा, आपने ऑनलाइन कोर्स कर लिया, आपने थोड़ा सा छुट्टी लेकर कहीं बाहर जाकर कोर्स कर लिया, आपने छोटी सी नौकरी मतलब एसएससी की एग्जाम पास कर ली, एसआई की एग्जाम पास कर ली, पुलिस की एग्जाम पास कर ली, आपने चादर और बढ़ा लिया। जब ये चादर बढ़ गया, फिर आपने सिविल्स की तैयारी कर ली। देखो एक साथ चादर नहीं बढ़ता, समय समय के साथ भी आप मेहनत के द्वारा चादर बढ़ा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप गरीब हैं, आपके पास खाने को नहीं है, आपके बाल कमजोर हैं, आपके दिमाग कमजोर है, आपका हाइट नहीं है, आपका पिताजी आपको गाली देता है, आपके यहाँ शिक्षा का माहौल नहीं है, ये बातें सफलता का कोई महत्व नहीं रखती। आप जब इंटरव्यू देने जाए ना, तो आपसे केवल इतना पूछा जाता है कि आपने क्या पढ़ाई की, उसके बारे में पूछा जाता है। आपसे आपके जीवन करियर के बारे में पूछा जाता है। आप गरीब है, आपके पास पैसा नहीं है, इस बारे में नहीं पूछा जाता। दोस्तों जब आप पास होंगे तो केवल एक ही चीज पूछी जाएगी, तुम पास हुए या फेल हुए। 1000 पोस्ट पे एग्जाम होती है, तो बता दूं 800 लोग जो होते हैं वो गरीब घरों के बच्चे निकालते हैं, और 200 लोग ही करीब करीब होते हैं जो मध्यम वर्गीय बच्चे या बड़े परिवार के बच्चे निकालते हैं। इसका क्या मतलब है कि सबसे अधिक एग्जाम में निकलने वाले बच्चे गरीब परिवार के होते हैं। क्या हुआ कि हम लोग की असफलता में हम बहाने का इस्तेमाल करते हैं। पेपर कठिन आ गया, जैसे तुम्हारा पहला क्वेश्चन था, मेरे को आलस आता है, मेरे को नींद आता है, मैं क्या करूं? मैं नींद में सपने देखता हूं। जो क्वेश्चन अभी तक मैं उसी बात कर रहा हूं, सामान्य बात, और मैं गरीब हूं। देखो दोस्तों ये बहाने हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, ऑनलाइन स्टडी हो गई। अब बताओ कोरोना के बाद कोई छोटा या बड़ा हुआ क्या? नहीं सर। कोरोना ना पैसा देखता है, ना आपकी जायदाद देखता है, ना आपकी ताकत देखती है। कोरोना ये देखता है कि जिसने गलती की उसको कोरोना होगा। उसी प्रकार सफलता है, जिसने जीवन में मेहनत नहीं की, जिसने समय पे गलती की, उसको उसका जीवन में कोरोना होगा। गरीब है, ये ध्यान रखना, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनेगा या मंत्री का बेटा कलेक्टर बनेगा तो कहीं पे तारीफ नहीं होगी, पेपरों में नाम नहीं आएगा। लेकिन गरीब का बेटा जब कलेक्टर बनेगा तो पूरे गांव में, पूरे शहरों में, पूरे पेपरों में सब जगह नाम आ जाएगा। यूट्यूब में जो कलेक्टर बनता है, आप देखते हैं रिक्शा वाला कलेक्टर बना, काम वाली बाई की लड़की कलेक्टर बनी, ये पढ़ते हो कि नहीं? देखो दोस्तों, उसके साथ समस्या है तो उसके साथ अपॉर्चुनिटी भी है। दूसरी बात, इसी के साथ मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि गरीब बच्चे के साथ ये बहाना होता है कि उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन धनी बच्चे के साथ एक समस्या होती है कि वो जिस स्तर में है उससे नीचे का बनेगा तो लोग बोलते हैं कि साला देख पिता से भी नीचे चला गया, देख अपने माता पिता, अपने खानदान का नाम रोशन नहीं किया, बोला जाता है कि नहीं? तो उसके साथ दूसरी समस्या है यार, दोनों के साथ समस्या है। धनी वाले का बाप अगर मान लो बहुत बड़ी दुकान है और वो कुछ गवर्नमेंट की सर्विस की तैयारी करना चाहता है, तो जानते हो उसको क्या बोला जाता है? अभी क्या बनेगा गवर्नमेंट करके? इतनी बड़ी दुकान कौन संभालेगा?
अगर किसी का बेटा, किसी का बाप बड़ा वकील हो, बोले क्या करेगा दूसरा जॉब करके, वकीली कौन संभालेगा। लेकिन गरीब बच्चे के पास पूरा ऑप्शन होता है, उसको जीवन को चयन करने के पूरे अवसर होते हैं। इसलिए सबसे अधिक अवसर किसी के पास है तो गरीब बच्चे के पास है। गरीब बच्चा छोटा सा मास्टर भी बनता है तो उसका सम्मान होता है। तो इसको समस्या नहीं, इसको अवसर समझिए और धीरे धीरे अपनी चादर फैलाइए। अगर आप बनते हैं तो आप सफल हैं, और आप नहीं बनते हैं तो आप असफल हैं, चाहे आप गरीब हो चाहे आप धनी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कपिल, मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया होगा। पूछी थी आपने, शायद सुना नहीं, वो आपने टॉयलेट वाली बात बताई थी, साइंटिफिक वर्सेस प्रिमिटिव लोग सर। क्योंकि होता क्या है कि हमारे खुद के पेरेंट्स, हमारे आसपास का कल्चर, सिविलाइजेशन, ट्रेडिशन कुछ इस तरीके का है कि अगर कुछ ऐसा बच्चे करते हैं, ऑब्वियस है सर, क्योंकि जो आप कह रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उससे होता क्या है कि डेली रूटीन में हम जो चीजों को देखते हैं वो हमारे दिमाग में कंटस्ट हो जाता सर, तो वो चीज अच्छी है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि टॉयलेट में सर विद्या, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है सर। तो उन पेरेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए जो प्रिमिटिव सोच रखते हैं, उनको आप क्या कहना चाहिए सर? देखिए, ये अपनी अपनी चीज है, ठीक है। अगर आप नहीं ले जा सकते हैं तो आप मनन कर लीजिए। जैसे नहाते समय मैं बोला मनन कर लो, तो जो आपने पढ़ कर गए हैं वो मनन कर लीजिए। मैं चाय पीते समय मैं मनन करता हूँ, मैं वॉकिंग करते समय मैं मनन करता हूँ। आप टॉयलेट में बुक नहीं ले जा सकते तो मनन कर लीजिए। भैया दिमाग के अंदर सोचने में तो तकलीफ नहीं है ना, क्यों कपिल? दिमाग तो गंदा नहीं हो रहा ना। सर जो आखिरी सवाल था जो आपने बोला बहुत आसान था सर। आसान इसीलिए नहीं था क्योंकि सर कुछ रियल कहानियां ऐसी होती तो जो लाइफ में बहुत कुछ बताती हैं सर। अरे हम बोले ना मनन करो ना यार, मनन थोड़ा गंदा हो रहा है, दिमाग थोड़ा गंदा हो रहा है। सर शादी वाली बात थी सर, आपसे पूछा था सर कि आपके बाद आपकी शादी हुई थी या उससे पहले आपका कोई अफेयर चल रहा था, तो आपने कहा था कि मेरी 4 साल बाद शादी हुई थी। तो मैं मतलब अपने उन स्टूडेंट्स, अपने पार्टिसिपेंट्स को ये बताना चाहता, ऐसा एक बार इतिहास में भी हुआ है जहाँ पर चंद्रगुप्त को मोहब्बत हो गई और चाणक्य ने उनसे बोला तुम ये मोहब्बत नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा भारत का सम्राट बनना हो तो आप मोहब्बत नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी को भी IAS, IPS या सिविल सर्विसेज में जाना हो तो आप ऐसे जहाँ पर आप इस पद को ना संभाल पाए, क्योंकि देखिए मैं आपको इसका आंसर देता, मेरी पत्नी बाजू में सुन रही है, हो सकता है कि मेरे आंसर देते तो झगड़ा करा दो हमारे बीच में, लेकिन मैं इसका आंसर देता हूँ। देखिए आपको सफलता के लक्ष्य डिसाइड करने पड़ेंगे। वो लक्ष्य चाहे आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, आपका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, आपको कोई भी हो सकता है, या हो सकता है कि आपका लक्ष्य हो कि मैं वो करूंगी तो डिस्टर्ब हो जाऊंगी। यदि आपको लगता है कि इन सब चीजें करने से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए, डिस्टर्ब हो रहे हैं। यदि आपको लगता है कि मेरे को कोई सपोर्ट मिल जाएगा तो आप कर सकते हैं। मेरे बारे में आपने पूछा तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त रही है, मेरी लड़कियां बहुत अच्छी दोस्त रही है मेरे लिए तैयारी करते समय। और दूसरी लाइन, लड़की कभी दोस्त नहीं होती। और मेरी शादी सिलेक्शन 4 साल बाद हुई है। मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ बोल दिया। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि मैं कुंवारा हूं लेकिन ब्रह्मचारी नहीं हूं। मेरे ख्याल से आप सभी लोग 12th के बाद के स्टूडेंट हैं, मैच्योर हैं, तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। और एक और क्वेश्चन पांडे जी का आया था कि मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने क्या तो किसी चीज से उन्होंने किया हुआ है BA, क्या वो सिविल्स की तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल सिविल्स की तैयारी कर सकते हैं। सिविल्स की तैयारी करने की ग्रेजुएशन की आवश्यकता है बस। मेरे ख्याल से कपिल तुमको पूरे आंसर मिल गए होंगे। बिल्कुल सर। अब मैं आपको अंतिम एक ही चीज बोलूंगा, जो गरीब वाली बात थी या धनी वाली बात थी। 4 लाइनें जो हरिवंश राय बच्चन ने बोली, जो हमेशा कहता हूँ, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता कभी भी हार नहीं है दोस्त, असफलता बड़ी सफलता का रास्ता है, आपकी गलतियों को बताता है। असफलता तो हार तो तब जब रुक जाते हैं। असफलता एक चुनौती, से स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो, सुधार करो। जब तक सफल ना हो, नींद चैन सब त्यागो तुम। नींद में सपने नहीं आने चाहिए, खुले दिमाग में सपने आने चाहिए। जब तक सफल ना हो, नींद चैन सब त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो तुम। बिना किए ही जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करिए, लगे रहिए, संघर्ष करिए। और ये मेरी अंतिम लाइन है, आप सभी सफल हो। इसी बात के बाद मैं धन्यवाद करता हूँ। छू लो आसमान किसने रोका है, मैं आप बहुत सारे वीडियो है यूट्यूब में, आप जानते हैं, फेसबुक से आप जुड़ सकते हैं, लगातार श्रृंखला चल रही है, साक्षी मैडम उसमें जुड़ी रहेंगी। मैं पुनः गुरुद्दीन के सभी स्टूडेंट का, सभी टीचरों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे अपने डिस्कशन में शामिल किया। और भविष्य में कभी आने का मौका मिलेगा। आपको मालूम है कि जब मैं सामने रहता हूँ तो और मजेदार बातें होती, हंसी मजाक में बातें होती हैं। ऑनलाइन में वो सब बातें हो पाना संभव नहीं है, तो मैं अगले बार आऊँ तो मुझसे बात करेंगे। कपिल, थैंक यू वेरी मच सर। क्योंकि सर हमारे जो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के फाउंडर
और वो भी बाकी सबको म्यूट कर देना, बाकी सबको म्यूट कर देना। बिल्कुल सर। और अल्टीमेटली सर आपने जो बात कही सारे पार्टिसिपेंट दिलों में चाहे मुस्कुराना पड़ता है आपको। दूसरी बात नाम और फाउंडर वो आपकी हाँ हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल। सबसे पहले मैं सर को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार यादव साहब। सर जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपना बहुत ही अमूल्य और बहुमूल्य समय इस करियर काउंसलिंग में दिया। और पहले भी आप हमारे कॉलेज में एक बार आए थे, संयोग से मुलाकात नहीं हो पाई, मैं बाहर था उस समय। आज हम लोग ऑनलाइन जुड़ करके एक दूसरे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जिस तरीके से आपने तमाम जिज्ञासाओं का और प्रश्नों का उत्तर दिया है आज, यह निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को और दूसरे छात्र छात्राओं को भी इसका फायदा होगा और वह इसको पॉजिटिव व्यू में लेते हुए अपने करियर को संवार सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि होता क्या है कि स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एकेडमिक करियर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम किसकी तैयारी करें, किसकी तैयारी न करें। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के करियर काउंसलिंग की बहुत उपयोगिता हो जाती है। और आप जैसे महानुभाव इतनी बड़ी सरकारी सेवा में होते हुए भी इतने बड़े पद पर पहुंच करके भी अगर लोगों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और निश्चित रूप से मैं ये समझता हूँ कि आपके इस जो आपने समय दिया अपना, जो आपने उद्बोधन दिया है, जो आपने लोगों की जिज्ञासा को शांत किया है, लोग उत्साहित होंगे, मोटिवेट होंगे और अपने जीवन में कामयाब होंगे। बहुत मुझे अच्छा लगा। अभी आपने एक प्रश्न का उत्तर दिया, मैं बहुत प्रभावित हुआ उससे कि गरीब बच्चों के पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं और अमीर बच्चों के पास ऑप्शन बहुत कम होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे ये कहते हैं कि मैं गरीब हूँ या मेरे पास अवसर नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो इसके लिए हम सभी लोग कभी न कभी गरीब थे, आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। और हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीबी से उठ करके आसमान तक पहुँचे हैं। जैसा कि आपका सेंट्रल आइडिया ही है, केंद्रीय दर्शन ही है, आपका मोटो भी यही है कि छू लो आसमान किसने रोका है। तो निश्चित रूप से जिसके मन में यह इच्छा शक्ति होगी और यह संकल्प होगा तो वह निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और जो आपने बताया कि हमारा जो है समय का जो सदुपयोग है, यह अवश्य करना चाहिए। अगर हम समय का सदुपयोग करेंगे, समय को पूरा भरपूर अपने लक्ष्य की दिशा में ले जाने के लिए प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें कामयाबी मिलेगी। बस ज़्यादा समय मैं नहीं लेते हुए, क्योंकि 2 बजे का टाइम था, 2:30 बज गया, मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो ये स्टेटमेंट रहा है, जो भी 1.5 घंटे का कार्यक्रम चला है, यह इस जूम ऐप पर लोग जुड़े भी रहे। और हमारा जो फेसबुक पेज है पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज, इस पर भी इसका लाइव प्रसारण हो रहा है और 50,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। अच्छा। सारे लोग देख रहे हैं। और इसकी जो वेब पूरा रिकॉर्डिंग है, ये हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड की जाएगी। इसको लोग आगे भी देखते रहेंगे और इसका फायदा उठाते रहेंगे। इसी के साथ सर मैं आपको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। और ये उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप, जब हम इस जनपद में आपको बुलाएंगे, आपका आमंत्रण करेंगे, तो इस जिले के लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, यहाँ के विद्यार्थियों को रास्ता दिखाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए अपना समय आप अवश्य देंगे। और यादव साहब, बस मैं एक चीज कहना चाहूंगा अंतिम में कि दीदी उमा भारती जी के साथ था मैं, तो झांसी ललितपुर में देखा करता था। एजुकेशन मैं उस तरीके से, जिस तरीके से मुझे काम करना चाहिए था, उस ताकत से मैं इसलिए काम नहीं कर पाया क्योंकि मंत्री के साथ रहो तो काम नहीं हो पाता। लेकिन गुरुद्दीन कॉलेज में मैं आज भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं सेवा दे पा रहा हूँ, तो मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा आपके पूरी संस्था का कि दीदी के वहां से अभी जाने के बाद और मेरे वापस भोपाल आने के बाद भी आपके माध्यम से मैं बुंदेलखंड में मेरे उन लोगों को जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनको सेवा दे पा रहा हूँ, अपना नॉलेज शेयर कर पा रहा हूँ। और हर आंसर जो मैं दे रहा हूँ हर कोई सेटिस्फाइड हो जरूरी नहीं,
हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं, लेकिन मैं एक जी, जी। आदर्श आंसर दे रहा हूं जहां से चीजें सीख होती हैं। तो बिल्कुल जब सर। जिन जिन के प्रश्न आपको लगता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उनके लिखिएगा, कभी मैं आऊंगा तो उनकी काउंसलिंग करेंगे सामने बैठकर। कभी कभी ये ठीक होता है ना कि चीजें अलग अलग होती हैं, जी। कभी कभी चीजें ऐसी हो जाती है कि एक इंजेक्शन, एक ही बीमारी रहती है लेकिन एक इंजेक्शन दोनों को काम नहीं करती है, तो हाँ, थोड़ा सा हाँ, अलग चेंज अलग। करने से चीजें ठीक हो जाती हैं। तो बहुत सारे जी। बच्चे ऐसे हैं जो जिनके पास ये आंसर होंगे, जिससे उनकी जिंदगी इस तरीके से नहीं चल रही होंगी इस आंसर को सुनने के बाद भी। तो मैं जब आऊंगा ललितपुर जी। तो उनसे व्यक्तिगत मिलूंगा और काउंसलिंग करेंगे और जी। उनको रास्ता दिखाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरी संस्था बिल्कुल का, सर। और मैं जीवन भर इस संस्था के साथ जुड़ा रहूंगा। यादव साहब के साथ तो मैं उस जी। बीच में आया था, तो 26 जनवरी को गाँव भी गया था, जो आपके हेड है, और हाँ प्रिंसिपल हाँ, साहब वो आपके, हमारा बेटा है सौरभ। अच्छा सौरभ के साथ में सौरभ गया था, तो वो मेरा सौरभ करीबी भी मेरा है, वो जुड़ता है, हाँ जुड़ा हुआ है, देख रहा था, मैं है। देख रहा था सौरभ को भी। तो मैं धन्यवाद व्यक्त हाँ। करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी हम इस प्रकार से काम करते रहेंगे। धन्यवाद। जी जी सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद, आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन। इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं सर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सर। नमस्कार, जय हिंद, जय